अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे कि लाइटनिंग डील क्या होती है। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने लफ्ज़ सुन के परेशान नहीं होना कि इस पर पता नहीं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डील क्या होती है। डील तो हम सबको पता है ना, हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे डील है जी कि इतने % आपको डिस्काउंट होगा। किसी शॉपिंग मॉल में हम जाके देखते हैं किसी शॉप पे जी बाय 2 गेट 1 फ्री, तो ये डील होती है। तो लाइटनिंग डील ये बेसिकली अमेज़ॉन का एक स्पेसिफिक वर्ड है। और हाँ, इस पे ये है कि लाइटनिंग डील हर बंदा एक्टिवेट नहीं कर सकता, ये अमेज़ॉन खुद अलाउ करता है आपको, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अमेज़ॉन का। लाइटनिंग डील हमें नज़र कहाँ पे आ रही होती हैं? टुडे सेल पे, प्राइम डे पे, बहुत सारी अमेज़ॉन के पास ऑप्शंस होती हैं जहाँ पे हमें डील्स मिल जाती हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि इस डील के अंदर होता क्या है। अमेज़ॉन ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एटलीस्ट 15 to 20% आप डिस्काउंट दें अपनी प्रोडक्ट पे, ताकि वो अपीलिंग हो बायर के लिए, कस्टमर के लिए थोड़ा अपीलिंग हो कि हाँ 5, 3 या 2% डिस्काउंट से कस्टमर या बायर अपील नहीं होता। तो 15-20% का आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अच्छा, प्राइम डे पे जब आप लाइटनिंग डील कोई भी डील देते हैं, आप इसको सादा अल्फाज में, लाइटनिंग का लफ्ज़ आप अगर आप छोड़ भी दें तो ये सादा अल्फाज में डील ही है कि आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपने ऑफर कर दिया है प्राइम डे पे प्राइम बायर्स के लिए, तो वो सिर्फ प्राइम बायर ही खरीदेगा, वो हर बायर के लिए वो डिस्काउंट नहीं है। अब प्राइम बायर क्या होता है? प्राइम बायर होता है कि लोग अमेज़ॉन की मेंबरशिप बाय करते हैं। बायर्स की अब हम बात कर रहे हैं, अब मैं अपनी या आपकी बात नहीं कर रहा, हम लोग तो सेलर्स हैं। प्राइम मेंबरशिप की फीस होती है कोई $70, $40, $100, डिफरेंट जगहों पे कोई भी उसकी फीस है, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो अमेज़ॉन क्या करता है, कुछ डील्स होती हैं जो स्पेशल प्राइम बायर के लिए ऑफर की जाती हैं कि ये सिर्फ प्राइम बायर के लिए डिस्काउंट है। फिर उसको और फायदे क्या होते हैं, कुछ जगहों पे अमेज़ॉन उसे कहता है मैं आपको फ्री डिलीवरी दूंगा, आपसे डिलीवरी चार्जेस नहीं लूंगा। कई दफ़ा अमेज़ॉन उसे कहता है कि प्राइम बायर के लिए अमेज़ॉन खासतौर पे कहते हैं कि इस जगह पे या इस स्टेट में आपको 8 घंटे में डिलीवरी मिल जाएगी ऑर्डर करने के बाद। तो ये डिफरेंट अट्रैक्टिव डील्स अमेज़ॉन अपने बायर को ऑफर कर रहा होता है ताकि वो लोग मेंबरशिप बाय करें। अगर अमेज़ॉन ने आपको एलिजिबल कर दिया है तो आप ये ऑफर कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर अमेज़ॉन ने आपको एलिजिबल किया तो आपकी हर प्रोडक्ट के लिए किया। ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि अमेज़ॉन आपको एक प्रोडक्ट पे अलाउ करता है डील, या 2 पे करता है, या 5 पे करता है, या 10 पे करता है। अगर आप 50 प्रोडक्ट बेच रहे हैं अमेज़ॉन पर एक ही अकाउंट पे, हो सकता है अमेज़ॉन आपको कहे जी 3 पे आपको अलाउ है, आप कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और अक्सर केसेस में इसमें क्वांटिटी की लिमिट भी होती है कि आप सिर्फ 100 यूनिट्स बेच सकते हैं इस प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे, ताकि बायर ज्यादा अपील हो कि ये सिर्फ 50 या 100 यूनिट है इस प्राइस पे, इसके बाद ये प्राइस बैक टू नॉर्मल चली जाएगी। तो बायर कहता है मैं इसको खरीद लूं। तो बायर को अट्रैक्ट करने के लिए सारी दुनिया में हर जगह पे, हम पाकिस्तान में देखें हर जगह पे हमें डिफरेंट ऑफर्स नजर आ रही होती हैं। कुछ टाइम की ऑफर्स आ रही होती हैं, आपने देखा कुछ बेकरीज पे टाइम की ऑफर होती है कि जी रात को 8 बजे के बाद 12 बजे तक अगर आप केक लेंगे आपको 30% ऑफ मिलेगा। कुछ रेस्टोरेंट्स पे होता है, कुछ सिनेमाज में होता है कि जी दिन को अगर आप दोपहर 2 या 3 बजे से पहले मूवी देखेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो टाइम के साथ लिमिट कर दिया उन्होंने कि इस टाइम पे डिस्काउंट मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा, पीक टाइम पे नहीं मिलेगा। तो इसी तरह लाइटनिंग डील में भी होता है, टाइम के साथ होता है, दिनों के हिसाब से होता है। कभी जो बड़े दिन होते हैं, जिस तरह क्रिसमस की डील्स आ रही हैं, कोई और डील्स आ रही हैं, न्यू ईयर की आ रही हैं, ईस्टर हॉलीडेज आ रही हैं, वहाँ पे आ जाता है, ब्लैक फ्राइडे आ जाता है, वहाँ की डील्स होती हैं। तो डिफरेंट डेज पे टाइम स्पेसिफिक डील भी हो सकती है, डे स्पेसिफिक डील भी हो सकती है कि जी 2 दिन की डील है, या 4 घंटे की डील है, या 8 घंटे की डील है। तो कोई भी डील होती है उसका देने का मकसद ये होता है कि बायर अट्रैक्ट होगा, बायर हमसे कुछ खरीदेगा आके। अब इसमें हमारा क्या फायदा है? हम कहते हैं जी अमेज़ॉन तो सारा कुछ कर रहा है, हमें हमारे तो पैसे, हमें तो उल्टा नुकसान हो रहा है इसमें कि हम एक चीज़ $100 की बेच रहे हैं, अमेज़ॉन कहता है 20% डिस्काउंट करके कर दो। पहली चीज़ तो ये है कि अमेज़ॉन आपको फोर्स नहीं कर रहा, अमेज़ॉन आपको ऑफर कर रहा है, आपकी मर्जी है आप डील लगाएं या ना लगाएं, अमेज़ॉन खुद नहीं लगा रहा। अच्छा, हमें क्या फ़ायदा है कि हम 100 वाली चीज़ 80 में क्यों बेच देंगे? हमें बेनिफिट ये होता है कि जब हम रेगुलर चीज़ें बेच रहे हैं तो वो जब हम थोड़े टाइम में बेचेंगे, एक तो सेल वेलोसिटी ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो जाता है, लोग कहते हैं जी 15 या 20% ही तो हमारा मार्जिन होता है, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों बेचें? हम इसलिए भी बेच देंगे कि सेल वेलोसिटी तो आ रही है ना, अकाउंट की हेल्थ तो बन रही है ना, फीडबैक तो आ रहा है ना, अच्छा रिव्यूज तो आ रहे हैं ना, तो वो भी हमारा बेनिफिट है।
सिर्फ पैसों का प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट नहीं है, अकाउंट की हेल्थ भी हमारा प्रॉफिट है, अकाउंट का अच्छा फीडबैक भी हमारा प्रॉफिट है, अकाउंट पे, प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे अच्छे रिव्यूज भी हमारा प्रॉफिट है। ये सारी चीजें हमें लॉन्ग रन फायदा दे रही है ना। तो जो भी चीज इन द लॉन्ग रन हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रही है उसको हम प्रॉफिट ही कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट सिर्फ पैसे नहीं होते। तो हम इन सारी चीजों को देखते हुए कि अगर हम 100 यूनिट एक दिन में निकाल लेते हैं या 4 घंटे में निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट अच्छी है, बायर रिपीट होगा, हमें अच्छा फीडबैक दे जाएगा, अच्छे रिव्यूज दे जाएगा, तो इन सारे फायदों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग लाइटनिंग डील पे जाते हैं, हम लोग डील्स ऑफर करते हैं। अमेज़ॉन का भी फायदा होता है कि उसके पास बायर आ रहा है, हमें फायदा हो रहा है कि हमारी शॉप पे बायर आ रहा है, ओवरऑल ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। तो प्रॉफिट अगर हमें इसमें कभी कम भी हो या कॉस्ट टू कॉस्ट भी करना पड़े तो कभी कभार ये भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके अकाउंट की हेल्थ को बेहतर बना रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने बात की थी लाइटनिंग डील के बारे में। इन सिंपल वर्ड्स हमने कहा था कि कोई डील क्या होती है। अब हम ये देखेंगे कि लाइटनिंग डील को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके 3-4 सिंपल से स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये है कि आपके मिनिमम 5 रिव्यू होने चाहिए, मिनिमम 5 रिव्यूज। अभी मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा अभी कि रिव्यूज कहाँ से शो होते हैं, उसकी रेटिंग क्या होती है। रिव्यू 5 होने चाहिए मिनिमम, और उसकी रेटिंग मिनिमम 3 स्टार होनी चाहिए। अब मिनिमम रेटिंग 3 स्टार का मतलब है कि ओवरऑल एवरेज जो है आपके जितने रिव्यूज हैं उसकी एवरेज रेटिंग 3 होनी चाहिए। अगर आपके 5 रिव्यूज हैं और 4 आपके 5 स्टार हैं, 1 1 स्टार है, तो तब भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ओवरऑल आपकी रेटिंग 3 से ऊपर है। तो ओवरऑल रेटिंग अगर आपकी 3 से ऊपर है तो आप एलिजिबल हैं, और आपके 5 रिव्यूज हैं, और आपकी सेल्स जो हैं वो रेगुलर सेल्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि दरमियान में 10 दिन के लिए आपने अकाउंट बंद कर दिया, 15 दिन के लिए आपके पास स्टॉक नहीं था। एक तो रेगुलर सेल्स हो और थोड़ा सा पुराना अकाउंट हो। अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि लाइटनिंग डील एज अ बायर शो कहाँ पे होती है, और ये रिव्यूज जो मैंने आपको नंबर्स बताए और उसके स्टार्स बताए ये हमें कहाँ से नजर आते हैं, आइए देखते हैं। चलिए जी, हम लोग सिस्टम पे आ गए हैं। जो मैंने आपसे बात की थी रिव्यूज की और उसकी रेटिंग की, वो हम कहाँ से देखते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, हमने लिख दिया जी पिलोस। अब पिलोस पे हम जाके किसी भी पिलो पर क्लिक करते हैं। इस पे हमने क्लिक किया और हमने जाके देखा कि इसके रिव्यूज कितने हैं, 29,000। ये हमारे पास रिव्यूज शो होते हैं टाइटल के बिल्कुल नीचे। और जब हमने इन स्टार्स के ऊपर जाके कर्सर रखा, क्लिक नहीं किया, इसने हमें दिखा दिया इसकी रेटिंग क्या आ रही है। हमारे सामने हमें नजर आ रही है इसकी रेटिंग है 4.3 आउट ऑफ 5, और हमारी मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, 3। इसका मतलब है कि ये बंदा एलिजिबल है लाइटनिंग डील के लिए। अभी हम अगली वीडियोस में सीखेंगे कि एज अ सेलर या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने जब काम करना है तो आप बेसिकली लाइटनिंग डील जाके जनरेट कहाँ से करेंगे। लेकिन अभी एक आसान सा आपको पता चल गया, आपकी अकाउंट पे अगर 100 लिस्टिंग्स हैं तो आप उनमें से किसी पे भी जाके इस तरह एज अ बायर देखेंगे जिस पे 5 से ऊपर रिव्यूज हैं और रिव्यू रेटिंग 3 है, तो आप एलिजिबल हैं और अकाउंट थोड़ा सा पुराना है और रेगुलर सेल्स हो रही हैं। अब ये तो थे बहुत ज़्यादा रिव्यूज़, हमको कम रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट उठा के भी देखते हैं और उसकी रेटिंग चेक करते हैं। चलें, ये जी 962 रिव्यूज़ हैं, ये तो लिस्टिंग के ऊपर भी शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक चीज़ तो इसकी पूरी है, लेकिन अगली देखेंगे कि इसकी रेटिंग क्या है। ये हम स्टार्स के पास आए और हमारे पास इसकी क्या रेटिंग आ रही है, 4.4 आउट ऑफ 5। पहले की 4.3 आ रही थी, अब 4.4 आ रही है हमारे पास। इसका मतलब है कि एलिजिबल है। तो ये इसका सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब लाइटनिंग डील शो कहाँ पे होती है, अगेन हमने पिलो लिखा, हम मेन पेज पे आ गए। मेन पेज पे आके हम यहाँ से देख रहे हैं ये हमारे पास आ रहा है सेव 33%। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कोई डील है। अब अगर हमने पिलो लेना है, अब ये सेव 10%, ये सेव 10%, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा वाउचर्स के बारे में, डिजिटल कूपन के बारे में। ये वो है जो ग्रीन होगा वो डिजिटल कूपन के थ्रू होगा, और जो रेड आ रहा है हमारे पास ये कोई डील आ रही है हमारे पास, जिस तरह के ये ऊपर गुजरा है हमारे पास। तो अब देखिए मैंने पिलो लेना है, मैं पिलो पे आके क्लिक किया, पूरे पेज पे मैंने देखा ये देखे लिमिटेड टाइम डील आ रही है। 1 या 2 लोगों की तरफ से सिर्फ डील है मेरे पास। अब ये विद वाउचर भी हो सकती है, विदाउट वाउचर भी। ये विद वाउचर है क्योंकि ग्रीन आ रहा है तो ये कूपन के साथ है।
लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास डायरेक्ट शो हो कोई भी प्रोडक्ट जिस पे डील लगी है सारी वही शो होनी चाहिए, तो हमारे पास ये, अब जब हम अमेज़ॉन के मेन पेज पे जाते हैं तो ये हमारे पास टैब आ रहा है टुडेज डील, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस पर डील्स आ गई, यहाँ पे हमें देखें 12% भी है, 19% भी। अगर अमाउंट पे जाएं तो कहता है अप टू 151 पाउंड्स ऑफ है। लेकिन हमने देखनी है लाइटनिंग डील्स सेपरेटली, हम कहते हैं कि हमें सारी डील्स लाइटनिंग डील्स अलग से नजर आए। यहाँ पे क्या फायदा होता है आपको, यहाँ पे नॉर्मली वो लोग आते हैं कि जिनका होता है कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट माइंड में नहीं है, वो यहाँ आके देखते हैं कि इनमें से मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए और जो मुझे चाहिए अगर उस पर अच्छा ऑफ लगा है तो वो यहाँ से बाय कर लेते हैं। ये देखें 39% ऑफ है, ये 37% है, 28% है, 33% है। अमाउंट में आए तो अप टू 155, अप टू 199 या 1.99 या उससे कम या उससे ज़्यादा। तो यहाँ से आके वो अपनी पसंद की कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है। अब अगर जिस तरह मैंने पहले पिलो पे क्लिक किया था, अगर आपने सिर्फ पिलो ही लेना है तो हो सकता है आप उस पर डील ना मिले, उन दिनों डील ना चल रही हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए जो अच्छी प्राइस पे मिल रही है तो आप उसको यहाँ से ले लेंगे। सिंपली आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, टुडेज डील्स के बाद आप लाइटनिंग डील का ये साइन आप लोग याद कर लें। ये यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, ये आपके पास सर्कल भी बन रहा है, ये जिस तरह तकरीबन चार्जिंग का साइन होता है उस तरह का साइन है। इसका मतलब ये है कि लाइटनिंग डील्स आपके पास इस साइन पे शो होने लग जाएंगे। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया ये लाइटनिंग डील, बड़ा आसान था। मैंने आपको दिखाया कि शो कहाँ पे हो रही है और मैंने आपको बताया कि रिव्यू वगैरह आप कहाँ से चेक करते हैं कि आप एलिजिबल कैसे होते हैं। अब मजीद अगली कुछ वीडियोस में हम जाके सीखेंगे कि लाइटनिंग डील को एक्टिवेट किस तरीके से किया जाता है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे डिजिटल कूपन के बारे में। कूपन भी कुछ लोग बोलते हैं, कूपन भी बोलते हैं। ये बेसिकली होता क्या है, पहले हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। कोई भी आप किसी जगह पे जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वो आपको कहते हैं जी अगर आप 10,000 रुपये का खाना खाएंगे तो हम आपको एक वाउचर देंगे, एक कूपन देंगे, जो आप नेक्स्ट अगर खाना खाने आएंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा इस वाउचर पे। डिजिटल कूपन क्या होता है? डिजिटल का मतलब है कि जो ऑनलाइन यूज हो सकता है, यानी ये फिजिकली जाके तो आपने नहीं दिखाना। अमेज़न बायर तो अपने घर पे बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, उसको एक वाउचर मिल जाएगा और वाउचर जो मिलेगा उस वाउचर से वो उसको रिडीम करेगा जाके और एक परसेंटेज जो भी उसको ऑफर हुई होगी वो डिस्काउंट ले लेगा। अब ये वाउचर जनरेट कैसे करेंगे ये हम इससे अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी सिंपल से ये है कि वाउचर आपको मिलेगा कहाँ से। एज अ बायर अगर हम सोचें, डिफरेंट ऑफर्स चलती हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, फेसबुक पे या मैनी चैट के फ्लो पे। अभी ये मैनी चैट का फ्लो इतना यूज नहीं होता। किसी भी तरीके से आप लोग जाके मार्केट करते हैं, आप लोग फेसबुक पेज बना के उस पर ऐड चला रहे होते हैं कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है, ये है $100 की, हम आपको $50 में देंगे अगर आप हमारा ये कूपन यूज करेंगे। अब इसके देने का फायदा क्या होता है, क्यों करते हैं हम ये काम? हम 100 की चीज 50 में या 70 में या 80 में क्यों देंगे, वो तो लॉस पे है। ये हम लोगों ने सीखा था रैंकिंग स्ट्रेटजीज में कि जब हमने अपने प्रोडक्ट को रैंक करना है, हमने अपने प्रोडक्ट को ऊपर लेके आना है, तो किस तरीके से लेके आएंगे, सेल वेलोसिटी कैसे जनरेट करेंगे। हम एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हैं, वो $10 की है और बाकी लोग भी उसे $10 का बेच रहे हैं, तो कोई हमसे क्यों खरीदेगा, हम तो बिल्कुल नए आए हैं। तो हम क्या करेंगे, बायर को अट्रैक्ट करने के लिए उसे ऑफर देंगे कि हमारे पास आओ, हमसे लो, हम आपको इतना ऑफ देंगे। और ये ऑफ हम क्यों दे रहे हैं उसको, ताकि हमारे अच्छे रिव्यूज बिल्ड हों और हमारे पास अच्छी सेल वेलोसिटी आए। तो डिजिटल कूपन किसी भी परसेंटेज का हो सकता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग भी हो सकता है और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। डिजिटल कूपन डिफरेंट बायर के लिए डिफरेंट भी हो सकता है एक बंदे को सेलर ऑफर कर रहा हो 50% ऑफ और दूसरे को 30% कर रहा हो, या एक को 10% कर रहे हैं, एक को 90% कर रहे हैं। तो ये चेंज हो सकता है, आपकी अपनी मर्जी है कि आपने अपने बायर्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। और इसमें यह भी जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट में भी अच्छी जान होनी चाहिए, प्रोडक्ट के जो मेन इमेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायर देखे वो कहे जी ठीक है बेशक 90% ऑफ है, लेकिन ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इसे खरीदा जाए। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप कूपन बना के अगर देंगे तो आप सेल्स ले आएंगे, इसके लिए ये भी ज़रूरी है
कि लिस्टिंग की इमेज अच्छी होनी चाहिए, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसका टाइटल, उसके बुलेट पॉइंट्स, उसके डिस्क्रिप्शन। ऐसा भी नहीं है कि आप 50 या 70% ऑफ देंगे तो हर बंदा वैसे ही खरीद लेगा। जाहिर है जिसकी ज़रूरत फिर भी होगी वो खरीदेगा ना। अगर एक बंदे की ज़रूरत ही नहीं है या प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब किस्म की है, फॉल्टी प्रोडक्ट है और $100 की 10 में मिल रही है, तो 10 में भी कोई लेके क्या करेगा, वो अपने वो 10 भी ज़ाया कर रहा है ना। तो हमने बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना है। कूपन का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी कचरा बेच देंगे या मैं जो मर्जी कचरा बेच दूंगा और बायर खरीद लेगा, ऐसा भी नहीं है। अब हम अगली वीडियो में जाके सीखेंगे कि ये जो डिजिटल कूपन है ये जनरेट कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया था कि डिजिटल कूपन क्या होता है। अब ये तो आपको पता चल गया, अच्छे तरीके से याद हो गया। लेकिन जब आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो डिजिटल कूपन आप जनरेट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। एक तो वो कूपन है ना जो आपके बायर को पहुंच गया, उसको बनाने का भी एक प्रोसेस है ना। जब तक आपको ये प्रोसेस नहीं पता होगा, अगर आपको ये साइंस पता भी है कि डिजिटल कूपन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, अगर आपको जनरेट करने का नहीं पता तो एज अ वीए आप बेहतर काम नहीं कर सकेंगे। अभी हम इतना ज्यादा इसको यूज नहीं करते, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको पता हो, जब आपका क्लाइंट आपके साथ बात करेगा ना, आपका इंटरव्यू करेगा आपको हायर करने के लिए, तो वो आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है। तो आपको पता सारी चीजों का होना चाहिए। जो चीजें आप नहीं भी यूज होती उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। आपको पता होगा तो आपका क्लाइंट बेहतर तौर पे आपको जान सकेगा। क्लाइंट भी बाज़ दफ़ा बहुत एजुकेटेड होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है उसे कुछ भी नहीं पता, कई दफ़ा उसे बहुत सी चीज़ों का पता होता है। वो आपके इंटरव्यू कर रहा होता है, उसे भी पता है कि अब ये नहीं चलता, हो सकता है फ्यूचर में कभी चलना शुरू हो जाए, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब चलना शुरू हो जाए। जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अभी इतना नहीं चलता, ये अब नहीं चलता। लेकिन वो जब आपसे पूछेगा और आप उसे बताएंगे जी मुझे प्रोसेस का पता है लेकिन ये इतना यूज़ नहीं होता, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको नहीं करते। तो इससे क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब मिलने के। वो आपको हायर जल्दी कर लेगा। वो कहेगा इस बंदे को जो चीज़ें नहीं भी इस्तेमाल हो रही उनका भी पता है, इसका मतलब है कि इसकी अच्छी रिसर्च है। वहाँ सिस्टम पे चलते हैं, जाके डिजिटल कूपन जनरेट करते हैं। आप सेलर सेंट्रल में आएंगे। सेलर सेंट्रल अकाउंट अब आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोग इसको कई बार देख चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास टैब आ रहा है एडवर्टाइजिंग का और इसमें आ रहा है वाउचर्स। तो हमने वाउचर्स पे क्लिक कर दिया। अगेन ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि अब ये इतना नहीं चलता रैंकिंग स्ट्रेटजीज में, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आए क्रिएट योर फर्स्ट वाउचर, और क्रिएट योर फर्स्ट वाउचर के बाद आपने कहा क्रिएट अ न्यू वाउचर। यहां पे आपने प्रोडक्ट का एसिन डाला, यानी प्रोडक्ट का आईडी कार्ड नंबर। एसिन भी अब आपके लिए नॉर्मल है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी प्रोडक्ट का अमेज़ॉन पर, वो एसिन आपने अभी आपको पता है कि आपने कहां से कॉपी करना है, हम बार बार सीख चुके हैं। आपकी जो इन्वेंट्री है वहां पे भी लिस्टिंग के साथ एसिन नंबर शो हो रहा होता है। अगर आप बायर अकाउंट के थ्रू जाके अपने लिस्टिंग पे जाएं तो वहां भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में आपका एसिन नंबर शो हो रहा है। आपने उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ज़ाहिर है आप अपनी प्रोडक्ट पे चलाएंगे ना, किसी और की प्रोडक्ट पे तो आप डील नहीं चला रहे, अपनी प्रोडक्ट पे चला रहे हैं। आपको पता है अपनी प्रोडक्ट का एसिन, वो आपने यहाँ पे जब प्रोडक्ट आपके पास शो हो गई तो आपने इसको क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट डेट जब भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं जी हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब मैं अगर इसको बहुत आगे स्टार्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, नेक्स्ट 1-2 महीने 3 महीने के ऑप्शन दे रहा है। तो हम इसलिए डेट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सकता है आप में से कोई बंदा ये वीडियो 2022 में देख रहा हो, कोई 2023 में, कोई 2024 में, तो इसलिए हम डेट को स्टार्ट और एंड सेलेक्ट नहीं कर रहे। अब तक आप लोग जितना काम सीख चुके हैं, अब आपको पता है ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। आप यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट करेंगे। अब आप उसके पास वो पूछ रहे हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ करनी है या मनी ऑफ करनी है, यानी अगर आपकी प्रोडक्ट $100 की है तो आप क्या 40% ऑफ करना चाह रहे हैं, या आप लिख रहे हैं जी मैं $30 ऑफ करूंगा। तो ये आपकी मर्जी है। आप चाहें तो परसेंटेज, वो कहते हैं मिनिमम 5 और मैक्सिमम 80 की आप ऑप्शन दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कर लिया जी डिस्काउंट, हम कह लेते हैं जी 20%, तो ये 20% देगा। अगर हम कहते हैं जी मनी ऑफ, तो वो पूछता है जी कितनी, हम कहते हैं जी 15 या 12 या 13, कुछ भी आप अमाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपने अपना बजट सेट करना है, जिस तरह हम पीपीसी का बजट सेट करते थे। हमने सीखा था कि हमारी प्रोडक्ट लोगों के सामने शो होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हम करेंगे कि हमारी डील लोगों के सामने शो होनी चाहिए और फ्रंट पेज पे शो होनी चाहिए या ज़्यादा शो होनी चाहिए
इसका हम बजट सेट कर देते हैं $100 या £100, जो भी इसकी मिनिमम है हम वही सेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाउचर का टाइटल। ये कोई आई कैचिंग सा होना चाहिए। अब मैं आपको इसलिए यहाँ पे कोई आई कैचिंग टाइटल नहीं दे रहा कि ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से होगा। ग्लास है तो उसका और होगा, कप है तो उसका और होगा, मोबाइल का कोई कवर है तो और होगा। कंटेंट में से आपने एक अच्छा सा टाइटल उठा के यहाँ पे आपने टाइटल डाल देना, या थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, अपनी मर्जी का भी आप लोग रख सकते हैं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर रहा होगा कि कोई क्यों अट्रैक्ट हो आपकी प्रोडक्ट की तरफ। नीचे वो आ रहा है जी कस्टमर्स टू टारगेट। आप कहते हैं जी सबको मैं टारगेट कर रहा हूँ, सबको शो होना चाहिए, या स्पेशल जो अमेजोन फैमिली मेंबर्स हैं, अमेजोन स्टूडेंट मेंबर्स हैं, ये डिफरेंट अमेजोन की मेंबरशिप्स है, या अमेजोन प्राइम मेंबर है। प्राइम मेंबर पे हम बात कर चुके हैं कि जो मेंबरशिप बाय कर लेते हैं उनको फ्री डिलीवरी और डिफरेंट ऑफर्स मिलती हैं। तो आप सिर्फ प्राइम बायर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ स्टूडेंट बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपने जिसको अट्रैक्ट करना है वो करने के बाद आप इसको कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आगे डिटेल के बाद ये रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद ये कुछ देर के बाद अप्रूव होकर आपके पास वाउचर जनरेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्यों जनरेट नहीं किया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इस पे हमने अभी वाउचर जनरेट नहीं करना, ये चलता हुआ अकाउंट है, तो हम इस पे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो हमने नहीं करना और हम वैसे ही इस पे कर दें जाके। लेकिन आपको प्रोसेस का पता चल गया कि अगर आप जनरेट करना चाहेंगे तो इसको जनरेट किस तरीके से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा पिछली कुछ वीडियोस में हमने सीखा था, हमने बात की थी प्रॉक्सी मार्केटिंग में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग गिव अवे करते हैं, प्रोडक्ट फ्री में देते हैं या डिस्काउंटेड रेट पे देते हैं सेल वेलोसिटी जनरेट करने के लिए। अभी हम उस टॉपिक पे प्रॉपर बात करें गिव अवेज पे। प्रॉक्सी मार्केटिंग और चीज थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं गिव अवे आया था। अभी हम बात करें स्पेसिफिकली गिव अवेज पे। गिव अवेज क्या होते हैं? हीलियम 10 में मैग्नेट हमें बताता है कि आपको याद होगा मैंने जब हीलियम 10 सिखाया था तो उसमें मैग्नेट का मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से सिखाया था, पूरा उसका चार्ट दिखाया था, बताया था कि कौन से कॉलम में क्या है, ये क्यों होता है, इसका क्या मकसद होता है। अभी मैं आपको इस वीडियो में दोबारा दिखा देता हूँ कि गिव अवेज हमारे पास शो कहाँ पे होते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम सिस्टम पे जाके देखते हैं। तो गिव अवे हमें मैग्नेट बता देता है कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, मैग्नेट ने हमें कहा कि इस पे आप 800 गिव अवेज दें और इसको बोलते हैं CPR 8 डेज गिव अवे, यानी 8 दिनों में वो हमें कहता है अगर आप 800 गिव अवे करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी। तो 8 दिन में 800 का मतलब है कि डेली के 100 अगर आप डेली का देंगे आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये करेंगे तो जरूर ही रैंक हो जाएगी। हो सकता है उन दिनों बाकियों के सेल वेलोसिटी बहुत अच्छी जा रही हो, आप रैंक ही ना हो पाए, और ये भी हो सकता है बाकियों के डाउन हो, आपकी वैसे इतनी अच्छी हो जाए कि 800 क्या आप अभी 300 करें और आप रैंक हो जाए। अच्छा, गिव अवे आप करने का मतलब ये भी हरगिज नहीं है कि 100% फ्री में देने हैं। अमेज़न ये चाहता है कि अगर आप, अमेज़न आपको बताता है कि अगर आप इतना करेंगे तो आप रैंक हो जाएंगे। अब हो सकता है आपकी प्रोडक्ट में जान इतनी हो, आप PPC पे अच्छे पैसे लगा रहे हो, PPC से आपको अच्छी कन्वर्जन आ रही हो, तो आपके 400 ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाए। अगर हम 800 की एग्जांपल लेते हैं गिव अवेज की, 400 आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर आ गए तो अब आप 400 गिव अवे करेंगे। बेसिकली आप सेल वेलोसिटी पूरी करके दिखाएंगे कि जी देखें इतने लोग मेरी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। हम PPC में प्रॉपर सीख चुके हैं कि PPC कैसे ऑप्टिमाइज होती है, किस तरीके से आप अच्छे कीवर्ड्स को मजीद बेहतर कर सकते हैं, उन पे मजीद अच्छा क्लिक रेट ला सकते हैं, उस पर मजीद कन्वर्जन ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम PPC में सीख चुके हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जाके PPC के लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो गिव अवेज बेसिकली हम लोगों ने फ्री भी कर सकते हैं। आप डिजिटल कूपन की मैंने आपको बात की थी पिछली कुछ वीडियोस में, तो आप चाहें तो डिजिटल कूपन के थ्रू करके भी तो गिव अवेज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 400 आपके PPC से आ गए, 200 आपने डिजिटल कूपन बना लिए, 200 आपने 100% फ्री में दे दिए। फेसबुक ग्रुप्स बनाए, वहां पे जाके आपने ऑफर किया कि जी हमारी प्रोडक्ट है, आप इसको फ्री में ले लें और इसके अगेंस्ट हमें ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि आपने कभी भी बायर से 5 स्टार रिव्यू नहीं मांगना, क्योंकि ये गलत बात है, ये इलीगल है। आपने बायर को कहना है कि मैं आपको प्रोडक्ट फ्री में दे रहा हूं या 90% या 50% ऑफ पे, मुझे इसके अगेंस्ट आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू दें। तो ऑनेस्ट रिव्यू में आपको पता चल जाता है एक तो अपनी प्रोडक्ट का, इसके 2 नुकसान है अगर आप उससे 5 स्टार मांगते हैं तो। एक तो वो इरिटेट होगा कि जी ये फ्री में देके इसके अगेंस्ट 5 स्टार मांग रहे हैं, इनको तो ऑनेस्ट मांगना चाहिए। दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि
उसको फ्री में मिली, उसने 5 स्टार दे दिया। अब जब कोई बंदा पे करके लेगा तो वो नेगेटिव देगा अगर कोई मसला है। तो हमने ये हमेशा ख्याल रख लें कि हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक रिव्यू मांगना है। ऑर्गेनिक रिव्यू में क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि अच्छा अगर हमारी कहीं पे मिस्टेक थी, कहीं पे हमारी कोई गलती थी, तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। रेक्टिफाई करने के बाद हम जब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम सप्लायर को बताएंगे कि ये गलती पैकिंग में या प्रोडक्ट में ये वाली गलती अब नहीं होनी चाहिए। तो मैग्नेट में हमें ये पता कहाँ से चलता है, आइए देखते हैं। चलिए जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे आके अब हीलियम 10 हम लोग प्रॉपर सीख चुके हैं। हम लोग आए, टूल्स पे क्लिक किया हमने हीलियम में और मैग्नेट पे चले गए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है जब हमने शुरू में देखा हो तो ये और तरीके से आ रहा हो, अभी कहीं और लिखा आ रहा होगा। तो ये मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसका इंटरफेस चेंज हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने यहाँ पे आके कीवर्ड लिखा पिलो, पिलो लिख के एंटर किया हमने और हमने कहा जी रन न्यू सर्च। ये इसलिए कि ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैंने यहाँ पे पिलो पहले ढूंढा हुआ था, तो उसने कहा मैं पहले वाले रिजल्ट दिखाऊं या अब रिसेंट आपको रिजल्ट दिखाऊं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा ये CPR, ये होता है CPR 8 डेज गिव अवे, 64 आ रहे हैं जी मेरे पास पिलो के कीवर्ड पे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये CPR 8 डे गिव अवेज यहाँ पे आ रहा हो, राइट साइड पे कहीं भी आ सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ साथ हर कीवर्ड के गिव अवेज आ रहे हैं कि किस कीवर्ड पे कितने गिव अवे करेंगे तो आप रैंक हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि आप पिलो पे 64 करें तो आप कहें जी मैं प्रेगनेंसी पिलो पे भी रैंक हो जाऊं, मैं पिलोस पे भी रैंक हो जाऊं, मैं पिलोस 2 पैक पे भी रैंक हो जाऊं, हो भी सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग भी आपको गिव अवेज करने पड़ सकते हैं। डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कीवर्ड्स का कि पिलो और पिलोज सिर्फ एस का फर्क है, लेकिन पिलो के गिव अवेज आ रहे हैं 64 और पिलोस के आ रहे हैं 115, ऑलमोस्ट डबल के करीब है। इसी तरह हमारे पास ट्रैवल पिलो के 76 आ रहे हैं। तो जो 8 डे गिव अवेज हैं वो हर प्रोडक्ट के हर कीवर्ड के अलग अलग हो सकते हैं। डिटेल हम हीलियम में सीख चुके हैं बाकी सारी, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देके दिखा दिया। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं। हम यहाँ पे आए, हम किसी और मार्केट में देख लेते हैं जी, हम देख लेते हैं Amazon.com में। अभी हम यूके में देख रहे थे। .com में आके अगर हम इसको सर्च करते हैं, इसी कीवर्ड को, अगेन रन न्यू सर्च। अब हमें ये बताएगा कि अमेरिका में अगर आप बेच रहे हैं तो इस कीवर्ड पे आपको कितने गिव अवे करने पड़ेंगे, कौन से कीवर्ड पे कितने करने पड़ेंगे, उसके जो बाकी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनमें कितने होंगे। तो हमारे पास ये अभी स्क्रीन पे शो होने लगा है कि हमने पिलो के कीवर्ड पे USA की मार्केट में यानी अमेरिकन मार्केट में कितने गिव अवेज करने हैं। ये मैंने आपको बताया कि हर मार्केट के अलग अलग होंगे। अब देखें, पिलो के ही कीवर्ड पे वो हमें कह रहा है कि गिव अवेज आपको करने पड़ेंगे 237 अमेरिका में, लेकिन अगर आप यूके में करते हैं तो सिर्फ 64। इसका क्या मतलब है कि यूके मार्केट में अमेज़न पर निस्बतन कंपटीशन कम है, USA मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है। अब अगर हम इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स यहाँ पे देखते हैं, सर्च वॉल्यूम को जाके हम देखते हैं, तो अब यहाँ पे हमें इसके बाकी जो कीवर्ड्स हैं वो बता रहा है कि जी पिलोज अगेन एस के साथ है तो 488 गिव अवे करने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट इसके डबल जो 237 है। तो कोई भी कीवर्ड है उसके गिव अवेज अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसके अलग अलग हो सकते हैं। एक और चीज, ये जो आप CPR 8 डे गिव अवे देख रहे हैं 237, जब मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये आ रहा, हो सकता है जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे 335 हो। अब आप कहें जी इसका तो 237 था, तो ये चेंज हो सकता है। सेल वेलोसिटी के हिसाब से हो रहा होगा, रैंकिंग के हिसाब से हो रहा होगा, कंपटीशन के हिसाब से हो रहा होगा, PPC है, बहुत सारे फैक्टर है, तो ये चेंज हो सकता है। आप जिस वक्त मार्केट में काम करेंगे उस वक्त हमेशा रिसेंट रिजल्ट्स देखेंगे कि हीलियम 10 आपको क्या बताता है। चलें जी, ये भी आप लोगों ने देख लिया, बहुत आसान था, पहले भी हम देख चुके थे, लेकिन क्योंकि बहुत शुरू में हमने हीलियम पे काम किया था, हमने हीलियम की बात की थी, तो अभी आपने एक दफा दोबारा देख लिया, आपको पता चल गया कि गिव अवेज का आपको हीलियम 10 में कहां से पता चला। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ये हमारा टॉपिक होगा, इस पे हम बात करेंगे। वैसे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अभी तक हम जितना कुछ सीख चुके हैं, प्रैक्टिकली हम लोग सीख चुके हैं, स्क्रीन पे हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि ट्रेडमार्क क्या होता है।
लेकिन हम स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क पे बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या है रजिस्टर्ड करवाने का। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है। ट्रेडमार्क है बेसिकली आपके ब्रांड का नाम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शर्ट अमेजोन पर बेचना शुरू करता हूं और मैं प्लान करता हूं कि ये शर्ट, क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है, मैं अपने नाम से शर्ट बना रहा हूं, शर्ट बेचने जा रहा हूं, तो मैं इसका कब नाम रखूंगा। अब मैंने फर्ज करें डिसाइड कर लिया कि मैं इसका नाम रखूंगा हाफिज अहमद। तो हाफिज अहमद बेसिकली मेरा ट्रेडमार्क है। अगर मैंने सोचा कि मैं इस शर्ट का नाम रखूंगा XYZ, जो भी पैकेजिंग पे जो भी उसका नाम होता है, जो उसके अंदर टैग लगा होता है, उस ब्रांड का आखिर एक नाम होगा ना, ब्रांड का जो भी नाम होगा उसको हम कह देंगे ये है इसका ट्रेडमार्क। अच्छा, ट्रेडमार्क क्यों जरूरी है? ट्रेडमार्क का तो हमें पता चल गया, तो जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो कोई भी और बंदा कल को उसको रजिस्टर करवा के क्लेम कर लेगा, जी ये तो मेरी प्रोडक्ट है। सबसे पहला काम, जब आपकी कैटेगरी डिसाइड हो जाए तो फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, पहले नहीं करना, क्योंकि ट्रेडमार्क की भी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रोडक्ट है, इसकी क्लासेस होती हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है, पिलोज हैं या टॉवल्स वगैरह हैं, तो इसकी क्लास 24 है यूके में। तो यूके में जब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, फाइनल कर ली, अब वो प्रोडक्ट जिस क्लास में भी आती है उस क्लास में आप ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर कर लेंगे। ये आपका काम नहीं है, ये आपके अकाउंटेंट का काम है। आपके क्लाइंट को भी पता होगा, आपको भी पता है कि ये काम आपका नहीं है, आपका काम है सिर्फ मैनेज करना, लेकिन ये काम अकाउंटेंट करेगा। कोई भी अकाउंटेंट यूके में, यूएसए में, जहां भी आप बेचना चाह रहे हैं, वहां पे वो आपका ट्रेडमार्क, उनका जो इदारा है, गवर्नमेंट का जो इदारा होता है जिसके साथ आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, वहां पे वो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर देगा। अब रजिस्टर्ड हो गया वो, अब आप उसको बेचेंगे, अपने नाम से बेचेंगे, तो अब कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा ब्रांड है। जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स बन जाते हैं, उनकी एक वर्थ बन जाती है। बेसिकली इसके पीछे साइंस क्या है कि आपके ट्रेडमार्क की, आपके ब्रांड की वर्थ बन रही है। कल को आप सोचते हैं जी मैं अपना ये ब्रांड बेच देता हूं, तो अगर आप ब्रांड को ओन करते होंगे तो आप बेचेंगे ना। अगर आपकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही हैं, जिस तरह हम एसेट फ्लिपिंग की बात करते हैं अमेजोन पे, कि मेरी शर्ट अगर डेली के या महीने के, मैं कहता हूँ जी $10,000 की सेल आती है, $3,000 का मेरा प्रॉफिट आता है, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30, $90,000 का मैं अपना ये एसेट फ्लिप कर देता हूँ, किसी को भी बेच देता हूँ। ये मैं तभी बेच सकता हूँ जब मेरे पास ट्रेडमार्क है। अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो मैं इसको बेच भी नहीं सकता। इसमें एक चीज ये भी आ जाती है कि आप यूके में ट्रेडमार्क रजिस्टर करके भी यूएसए में बेच सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम जिस कंट्री में बेच रहे हैं हम वहां पे अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे। कुछ लोगों का सवाल होता है कि शॉप का नेम, कंपनी का नेम, ट्रेडमार्क क्या सारे सेम होने चाहिए? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस तरह हम फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक क्योंकि सबको पता है, सारे यूज करते हैं। फेसबुक एक ऐप का नाम है, लेकिन अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि फेसबुक का जो बैकएंड पे कंपनी है उसका नाम हो गया मेटा। अब कंपनी का नाम मेटा है जो कि फेसबुक को ओन कर रही है, तो इसलिए अगर मेरा ट्रेडमार्क हाफिज अहमद है और मेरी कंपनी का नाम हाफिज मोहम्मद अहमद है, तो वो उसको ओन कर सकती है। ट्रेडमार्क को कोई बंदा भी ओन कर सकता है, कोई कंपनी भी ओन कर सकती है। ट्रेडमार्क के लिए जरूरी नहीं है कि उसकी ओनर कंपनी ही हो। अब मैं अकेला भी अपने ट्रेडमार्क का ओनर हो सकता हूं और हम 4-5 लोग मिलके भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होती हैं आपके अपने ऊपर कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। शॉप नेम होता है जो आपका अमेजोन स्टोर नेम होता है। अमेजोन स्टोर का नाम आपकी कंपनी या ट्रेडमार्क के अलावा भी कुछ हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तीनों चीजें सेम भी हो सकती हैं, तीनों चीजें अलग अलग भी हो सकती हैं। 2 सेम एक अलग, दूसरी 2 सेम एक अलग, ये हो सकता है। ये आपकी मर्जी पे है। शॉप का नेम तो इवन आप एवरी 30 डेज के बाद चेंज भी कर सकते हैं कि आपने 30 डेज शॉप का नाम रखा ABC, उसके बाद शॉप का नाम XYZ रख दिया, लेकिन ब्रांड का नाम वही रहा। लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कभी लेट ये वीडियो देख रहे हो, अमेजोन का रूल चेंज हो चुका हो, अमेजोन कहता हो जी अब आप 60 डेज के बाद नाम चेंज कर सकते हैं या 15 डेज के बाद, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये बात मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि कोई भी चेंजिंग किसी भी वक्त आ सकती है। तो हम लोगों ने अप टू डेट रहना है, हमने देखते रहना है, हमने रिसर्च करते रहना है, अमेजोन के रूल्स देखते रहना है, गूगल पे देखते रहना है, फेसबुक ग्रुप्स पे देखते रहना है कि कोई नई पॉलिसी आई है, कोई चेंजिंग आई है। रोज रोज चेंजेस नहीं आती, कभी कभार आती हैं,
जिसकी अपडेट हमारे पास होना ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि अब हम ये काम कब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके हमारे पास अपडेट नहीं भी आई कि 30 दिन के बाद चेंज होता है और हमें पता चला 6 महीने के बाद चेंज होता है, तो ये कोई मसले की बात नहीं है ना, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर शॉप का नेम नहीं चेंज हो रहा, आखिर हमने जब पहले रखा था तो नॉर्मली लोग एक ही नाम रखते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक शॉप चलाते हैं सेम नाम होता है। लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आप इसको जब चाहें चेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ब्रांड रजिस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इसको करने का क्या तरीकाकार है। सबसे पहली चीज़ है कि ब्रांड रजिस्ट्री के लिए जो हमें 3 चीज़ें चाहिए, उनमें एक चीज़ ऐसी है जो कि हमारे अकाउंटेंट का काम है, वो है ट्रेडमार्क। जब आप ब्रांड रजिस्ट्री कर रहे होते हैं अमेज़ॉन के साथ, तो अमेज़ॉन आपसे 3 चीज़ें मांगता है। एक आपके ट्रेडमार्क का नंबर, एक आपका लोगो और एक आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर। अच्छा, ट्रेडमार्क के लिए अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए। ट्रेडमार्क 2 चीज़ों पे हो सकता है, आपके टेक्स्ट पे भी हो सकता है और लोगो पे भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, अगर मैंने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया जी यूके में, मैं कहता हूँ जी मुझे ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, और ये ट्रेडमार्क आप रजिस्टर किसके साथ करते हैं, गवर्नमेंट के साथ। जो भी किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट होती है, उनका सरकारी इदारा जो होता है ट्रेडमार्क को जो डील करता है, उसके साथ आप करते हैं, और उसकी कुछ फीस होती है। वो फीस आप अपने अकाउंटेंट को पे करते हैं, वो फीस आगे पे करता है और आपको ट्रेडमार्क लेकर दे देता है। अच्छा, ट्रेडमार्क मैंने कहा टेक्स्ट और इमेज। मेरा नाम हाफिज अहमद है, मैं कहता हूँ जी मुझे हाफिज अहमद ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क बना के दे दो, तो अकाउंटेंट कहता है जी ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट आपका अप्रूव करवा दिया है, इतना टाइम लगेगा, हो जाएगा। यूके में नॉर्मली 60 डेज तो पब्लिश होने के बाद लगते हैं, यूएसए में 8 से 12 महीने भी लग जाते हैं। तो आपकी जैसे ही प्रोडक्ट हंट होती है, फाइनल होती है, क्योंकि प्रोडक्ट आपको पता होना ज़रूरी है ट्रेडमार्क के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने हाफिज अहमद रजिस्टर करवा लिया यूके में और मेरा दिल किया मैं मोबाइल की केबल बेचूं तो अब मैं केबल बेच लूं। ये डिपेंड कर रहा होगा कि मैंने हाफिज अहमद किस कैटेगरी में रजिस्टर किया। अगर मैंने क्लास 24 में किया तो मैं टेक्सटाइल बेच सकता हूं, मैं मोबाइल के चार्जर नहीं बेच सकता। उसके लिए मुझे अलग क्लास में अपने आप को ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना होगा, उसकी अलग फीस होगी। इमेज पे भी आप कर सकते हैं, लोगो पे कर सकते हैं। लोगो अब क्या होगा, मैं हाफिज अहमद का कोई भी लोगो डिजाइन करवा लूं, या हाफिज अहमद जो टेक्स्ट है उसी को मैं एक डिजाइन में लिख लूं। जिस तरह डिजाइन में अब जिस तरह फॉन्ट चेंज करना आप कहते हैं, अब मैं लोगो को भी रजिस्टर कर सकता हूं। आइडियली हम दोनों करते हैं, हम कहते हैं जी टेक्स्ट को भी कर दें, टेक्स्ट भी ये मेरा होगा, इसका ओनर मैं हूं, और डिजाइन भी साथ ही कर दें, ये अच्छा होता है। वैसे कोई एक भी हो तो कुछ केसेस में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को कहेंगे जी ये मेरा नाम है, कोई भी नाम है, XYZ जी मेरे ब्रांड का नाम है, इसका कोई डिजाइन तो बना दे, कोई लोगो बना दे, वो आपको छोटा सा कोई भी लोगो बना देगा। अब आपके पास ट्रेडमार्क नंबर भी आ गया, ब्रांड लोगो भी आ गया और प्रोडक्ट की पिक्चर भी आ गई। अब ये 3 चीज़ें आप अमेज़ॉन को देंगे तो अमेज़ॉन कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में, ये वेरी कर रहा होता है, ये फिक्स टाइम नहीं होता। नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 2 दिन में भी हो सकती है, लेकिन आइडियली 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड अमेज़ॉन के साथ रजिस्टर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से आप इसको फाइल करते हैं, और मेन हमारा टॉपिक ये है कि हमें फ़ायदे क्या देती है। ये आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो। ट्रेडमार्क पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये क्या होता है, कैसे रजिस्टर्ड होता है, अकाउंटेंट का काम है, वो आपको फाइल करके दे देगा। जब आपके पास ट्रेडमार्क आ गया तो आप अमेज़ॉन के साथ अपना ब्रांड रजिस्टर करते हैं। ये जो ब्रांड रजिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आता है कि ये अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री की बात हो रही है। जिस तरह हमने पहले बात की थी ना कि गवर्नमेंट के साथ, जो गवर्नमेंट का इदारा होता है ट्रेडमार्क का, उसके साथ ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे हम अमेज़ॉन के साथ कर रहे हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री जब आप कर लेते हैं तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर अगर कोई आके मीटू करता है, आपके ब्रांड को आपकी परमिशन के बगैर बेचता है, तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली उसकी लिस्टिंग सस्पेंड कर देता है। बजाय इसके कि आप केस खोलें जाके जी ये बंदा आ गया, ब्रांड रजिस्ट्री में आपकी लिस्टिंग सिक्योर हो जाती है कि कोई बंदा आपकी लिस्टिंग पे आके चीज़ें नहीं बेच सकता, कोई बंदा आके आपके लिस्टिंग पे चेंजिंग नहीं कर सकता। कुछ केसेस में चेंजिंग भी हो जाती है, अगर ब्रांड रजिस्ट्री ना हो, लिस्टिंग का ओनर बेशक कोई और भी है, तो दूसरे लोग भी रिकमेंड करके मीटू वाले कोई ना कोई उसमें चेंजिंग करवा सकते हैं। अगरचे थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन हो जाती है। फिर हम इसके अंदर आ जाते हैं, A+ कंटेंट आपको मिल जाता है। A+ या इसे हम कहते हैं EBC कंटेंट, इनहैंस ब्रांड कंटेंट।
इनहैंस ब्रांड कंटेंट आपको सिर्फ मिलता है अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री है तो। ईबीसी होता क्या है? बहुत आसान है, मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, अमेजॉन लिस्टिंग वगैरह में मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। लेकिन आप अमेजॉन पे जाएं, कोई भी प्रोडक्ट लिखें और उसकी डिस्क्रिप्शन का जो पेज है नीचे, टाइटल छोड़ दें, बुलेट पॉइंट छोड़ दें, एंड पे जो डिस्क्रिप्शन है अगर उसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो ईबीसी या ए+ नहीं है। ईबीसी या ए+ का मतलब है कि उसके अंदर पिक्चर्स भी आ रही हैं। एक तो प्रोडक्ट के साथ पिक्चर आ रही है ना, वो नहीं, डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स के साथ टेक्स्ट आ रहा है तो वो ईबीसी कंटेंट है। हम कहते हैं जी अगर हम नहीं करते ब्रांड रजिस्ट्री, ईबीसी नहीं मिलता तो क्या फर्क पड़ेगा? सेल्स पे फर्क पड़ेगा। आप खुद सोचें कि अगर आप एज अ बायर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, एक बंदा आपको तस्वीरों के साथ बता रहा है जी देखें ये कॉर्नर पे ये है, दरमियान में ये है, राइट साइड पे ये है, लेफ्ट ये है। एक बंदा जो है वो सिर्फ इतना बड़ा पैराग्राफ आपको लिख के दिखा देता है। तो एज अ बायर आपको क्या अट्रैक्ट करेगा? ऑफ कोर्स वो करेगा जो पिक्चर्स के साथ बता रहा है, तो ये ज़रूरी है। फिर आपको इसमें बेनिफिट होता है कि आप जो पीपीसी चलाते हैं स्पॉन्सर ऐड ब्रांड के ऊपर, वो अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो आप अपने ब्रांड के ऊपर पीपीसी नहीं चला सकते। टॉप पे आपके रिजल्ट ब्रांड के नाम से शो नहीं हो सकते, उसके लिए भी ज़रूरी है। वीडियो ऐड के लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री हो तो आप फिर पीपीसी वीडियो चला सकते हैं, वीडियो पीपीसी चला सकते हैं। फिर इसके अंदर और बेनिफिट आ जाते हैं सेल वेलोसिटी पे। अमेजोन आपको कुछ ना कुछ बेहतर सेल्स देता है अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है अमेजोन के साथ। अगर आपका इनहैंस ब्रांड कंटेंट है, ब्रांड रजिस्ट्री है, पीपीसी आप चला रहे हैं, वीडियो ऐड, तो ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ रही है ना, कि जो चीज़ें सेल्स को बूस्ट करती हैं वो सारे काम तो आपने पहले से कर लिए। फिर इसका एक और फ़ायदा आ जाता है वाइन प्रोग्राम। वाइन पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप अमेजोन खुद आपको रिव्यूज़ ला के देता है, ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं बायर की तरफ से। फिर नेगेटिव रिव्यू अगर कोई आपको दे देता है तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो अपना नाम छुपा दे। आपके पास नेगेटिव रिव्यू आया, आपको पता नहीं किसने दिया, अब आपके डेली के 100 ऑर्डर आए हैं, 3 नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, आपको क्या पता चले उन 100 में से किसने दिया है? तो अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होगी तो अमेजोन आपको ये सहूलत देता है कि आपको उस बायर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप उसको ईमेल करके उससे रब्ता करके उससे बात कर सकते हैं कि जी मुझसे मिस्टेक हुई है, ये गलती थी, मैं आपको रिप्लेस कर देता हूँ या रिफंड कर देता हूँ। आपको बायर का कॉन्टैक्ट मिल जाता है वाया ईमेल, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगला बेनिफिट आ जाता है कि आप जो चेंजिंग करते हैं अपने लिस्टिंग के अंदर, तो बाज़ केसेस में अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, आप चेंजिंग करते रहते हैं, वो अमेजोन पे शो ही नहीं होती। बैकएंड पे आप लिस्टिंग में गए, आपने 4 लाइनें और ऐड कर दी, अब ऐड करके सेव कर दी, वहाँ पे शो ही नहीं हो रही। एक महीना लग रहा है, केस खोले जा रहे हैं। ब्रांड रजिस्ट्री में आपके पास फीचर ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। आपकी अपनी लिस्टिंग पे आपने कोई भी चेंजिंग करनी है, वो इमीडिएटली सेव होके विदिन 10 to 15 मिनट्स बायर के सामने रिजल्ट शो हो जाते हैं, आपने जो भी चेंजिंग की है। तो ये सारे बेनिफिट्स हासिल करने के लिए एक ही तरीका है कि आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। टैक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। आप लोग चाहे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, चाहे आप खुद अपना बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको टैक्स देना पड़ता है। आप अपनी इनकम के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। तो टैक्स के हवाले से कुछ ज़रूरी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मेनली तो ये काम है अकाउंटेंट का, ये आपका काम नहीं है। अकाउंटेंट ही ऑफ कोर्स आपके टैक्स फाइल करता है, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि आपने कहाँ से कौन सा अकाउंटेंट हायर करना है और क्यों करना है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्स कितने किस्म के होते हैं। टैक्स सिर्फ एक नहीं होता कि आपने इनकम पे टैक्स देना है। सेल्स टैक्स होता है, इसमें जनरल स्टेट टैक्स भी होता है, इसमें वैल्यू एडेड टैक्स भी हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई स्टेट टैक्स हो सकता है। सबसे पहले तो आप लोग एक बात माइंड में रख लें कि इनकम टैक्स को अभी हम साइड पे कर रहे हैं, हम अभी बात करने जा रहे हैं बाकी टैक्सेस पे। स्टेट का टैक्स है या सेल्स पे टैक्स है या वैल्यू एडेड टैक्स है, ये कहाँ पे और किसको पे करना होता है। हम पहले बात कर लेते हैं यूके की। अच्छा, यूके में जब आप लोग सेल करते हैं तो आपको पे करना होता है वैट, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ये होता है 20% वैट देना होता है। लेकिन इसमें आगे को 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आपकी सेल्स लेस देन 85,000 पाउंड्स हैं एक साल के अंदर, तो आपको वैट नहीं देना पड़ता। HMRC आपको एग्जेम्प्ट कर देता है। HMRC टैक्स डिपार्टमेंट है यूके का, जिस तरह पाकिस्तान में FPR है। अब वैट में आगे फिर 2 कैटेगरीज हैं। एक आ जाता है फ्लैट स्कीम वैट और एक आ जाता है नॉर्मल जनरल वैट, जिसको हम बोलते हैं। फ्लैट स्कीम में ये होता है कि अगर आपकी सेल्स
लेस देन 230,000 पाउंड्स हैं, यानी 2,30,000 पाउंड से अगर आपकी सेल कम है एक साल के अंदर, तो आप फ्लैट स्कीम में जाते हैं जहां पे आप वैट पे करते हैं 7.5%। अगर आपकी सेल्स 2,30,000 से ऊपर है तो फिर आप 20% वैट पे करते हैं। फ्लैट में ये होता है कि आप वैट क्लेम भी नहीं कर सकते। वैट क्लेम क्या होता है कि आपने $1,000 का सामान मंगवाया यूके में, या 1,000 पाउंड का मंगवा लिया, तो आपने पोर्ट पे उसका वैट पे किया, 20% वैट आपने पे किया 200 पाउंड्स। अब जब आप उसको बेचेंगे 1,500 का या 1,600 का या 2,000 का, तो अब 2,000 की सेल पे आपका वैट बनेगा 400, तो आप 400 नहीं पे करेंगे, 200 आप ऑलरेडी पोर्ट पे कर चुके हैं, तो अब आप बाकी 200 पे कर देंगे, पिछले 200 की उनको इनवॉइसेस दे देंगे, तो टोटल वैट आपने पे किया 20%। अब इसके अंदर एक चीज ये भी आ जाती है कि अगर आपने वो वैट क्लेम करना है जो आपने पोर्ट पे दिया था, आपकी सेल्स इतनी ज्यादा है कि आप कहते हैं मैंने वो भी तो क्लेम करना है, तो फिर आप नॉर्मल 20% पे चले जाएंगे। अच्छा, वैट का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट प्रॉफिट में है या लॉस में है, आप महंगी बेच रहे हैं या ब्रेक इवन पे या सस्ती बेच रहे हैं। वैल्यू एडेड टैक्स होता है सेल्स के ऊपर, प्रॉफिट पे नहीं होता। ये हम यूके की बात कर रहे हैं। तो यूके में जब आप ये काम करेंगे तो आपको 20% वैट डे फर्स्ट से ही पे करना पड़ेगा, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल 2,30,000 से ज्यादा या 85,000 पाउंड से ऊपर। एक बात यहाँ माइंड में रख लें कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तब HMRC का रूल चेंज हो चुका हो, उसने 85,000 पाउंड को 95,000 कर दिया हो या 75 कर दिया हो। तो ये चीज़ें कुछ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आप देख लेंगे HMRC की वेबसाइट पे या गूगल पे जाके देख लेंगे, या आपका अकाउंटेंट आपको बता देगा। यूएसए में क्या होता है कि अमेजोन आपका जो टैक्स है, जो भी किसी स्टेट का टैक्स है, वो बायर से डायरेक्टली कलेक्ट करता है और स्टेट को पे कर देता है। उसमें हमने ये नहीं करना होता कि हम बायर से लें और फिर हम स्टेट को पे करें, हम रिटर्न तो हमने फाइल करनी है, उसके हम अभी बाद में बात करेंगे प्रॉफिट में। तो किसी भी कंट्री के अंदर जो सेल्स टैक्स या वैट टैक्स वगैरह होता है, वो हमने डे फर्स्ट से या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां तक एग्जेम्पशन है, उसके बाद वो हमने पे करना ही करना है, चाहे हम प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के ऊपर कि इनकम टैक्स हमने कहाँ पे करना है। इनकम टैक्स बेसिकली हमने पे करना है जिस कंट्री से हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे आ रहे हैं, जहाँ पे हमारी कंपनी है जिसमें पैसे आ रहे हैं, हमने वहाँ पे टैक्स पे करना है। ये एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट मिल गया आपको अपवर्क पे या फाइवर पे या लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। अब वो आपको कहता है जी मैंने अमेजोन यूएसए पे बेचना है, amazon.com पे अमेरिका में बेचना है। अब वो आपसे पूछता है जी टैक्स का क्या होगा। आप उसे बताएंगे कि आप अकाउंट अगर ऑस्ट्रेलिया से बनाएंगे, आपकी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है और ये बिजनेस में होता है कि कंपनी किसी और जगह पे है, बिजनेस कहीं और कर रही है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि अगर आपकी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है, आपको अमेजोन जो एवरी 2 वीक्स के बाद पेमेंट करेगा वो ऑस्ट्रेलियन अकाउंट में करेगा, तो आप ऑस्ट्रेलिया में इनकम टैक्स पे करेंगे। यूएसए में आप सिर्फ स्टेट टैक्स पे करेंगे। यूके में अगर करें तो आप सिर्फ वहां पे वैट पे करेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमने टैक्सेशन के बाद में पाकिस्तान की बात भी की, तो पाकिस्तान में आप कब टैक्स पे करेंगे। पाकिस्तान में आप टैक्स पे करेंगे अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं और आपका अकाउंट, आपकी कंपनी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान अमेजोन की सेलर लिस्ट पे शामिल है, और अल्लाह करे शामिल रहे। इस पे ये आपने और हमने, हम सब लोगों ने ख्याल करना है। अगर हम एथिक्स का ख्याल नहीं करेंगे तो हो सकता है अमेजोन हमें सस्पेंड कर दे। इस चीज़ से हमने हमेशा बचना है, अच्छा काम करना है, प्रॉपर काम करना है, टैक्सेस पे करने हैं। तो हम अगर पाकिस्तान में कंपनी खोलते हैं और वो कंपनी सेल करती है अमेजोन यूएसए में या अमेजोन यूके में, तो हम इनकम टैक्स पाकिस्तान में पे करेंगे। अगर आप कहते हैं जी हमारी कंपनी यूके में है और यूके में कंपनी होना ज़रूरी है, यूएसए में अमेजोन पर बेचने के लिए कंपनी का होना ज़रूरी नहीं है। अगेन रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। यूएसए में क्या है कि आप एज एन इंडिविजुअल भी अमेजोन पर सेल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। यूके का जो टैक्स डिपार्टमेंट है HMRC, वो ये कहता है कि अगर आपने यूके में बेचना है अमेजोन पर, तो आपको एक कंपनी खोलनी पड़ेगी। अब जब आपने कंपनी वहां पे खोली, पेमेंट वहां पे आ रही है, तो अब आप इनकम टैक्स यूके में पे करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो होगा। तो डे फर्स्ट से आपको इनकम टैक्स तो नहीं पे करना। ज़ाहिर आप पहला साल गुजरेगा, उसके बाद प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन होगा, लॉस होगा, जो भी बिजनेस के साथ हो रहा है उस हिसाब से आप पेमेंट करेंगे, लेकिन आप रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप इतने पैसे कमा रहे हैं, अभी तक तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक तो पाकिस्तान में उन्होंने कहा जी फ्रीलांसर्स के लिए 0 टैक्स है जी, रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स के लिए। हो सकता है कभी फ्यूचर में हो भी जाए, तो अपने आप को रजिस्टर लाजमी करें FTR के साथ, उनके रिकॉर्ड में रहें, उनको बताएं कि जी इतनी पेमेंट मुझे आ रही हैं, पेमेंट अपनी रिकॉर्ड पे लेके आए, ताकि फ्यूचर में जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, आपको ये खतरा ना हो कि मुझसे आके सवाल किया जाएगा पैसे कहाँ से आए हैं।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैक्स से कभी बचने की कोशिश ना करें। माइनर सा टैक्स होता है, कुछ परसेंटेज होती है और वो आपकी इनकम पे होती है, आपके प्रॉफिट पे होती है। अगर आपको लॉस हुआ है बिजनेस में तो आपको टैक्स नहीं देना होता। इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनकम टैक्स के लिए हमेशा आपने ये कोशिश करनी है कि रजिस्टर्ड होना है FBR के साथ, ताकि आपकी इनकम टैक्स फ्री हो और आपका पैसा प्रॉपर वाइट हो। आपने अच्छा खासा काम करना है, मुल्क में डॉलर्स लेके आने, अपना भी फायदा करना है, मुल्क का भी फायदा करना है और टैक्स बचाने की तरफ नहीं जाना। टैक्स बचाने में मैं एक बात करता होता हूँ, मुझे बाज़ दफ़ा 1-2 लोगों ने कहा कि कोई ऐसा तरीका कि टैक्स बचाया जा सके। मैंने कहा बिल्कुल एक तरीका है, आप दुआ करें कि अल्लाह कभी आपको इतने पैसे दे ही ना, इतना अमीर ही ना करे कि आपको टैक्स देना पड़े। ये सबसे बेस्ट फार्मूला टैक्स बचाने का। अगर आप चाहते हैं कि आपको टैक्स ना देना पड़े तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह आपको कभी पैसे ही ना दे, तो फिर आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ आप ये दुआ करें कि अल्लाह आपको इतना पैसा दे कि आप लाखों करोड़ों में टैक्स पे करें। ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि मेरा टैक्स ही लाखों में जाए। टैक्स लाखों में कब जाएगा? जब आपके पास करोड़ों में इनकम होगी, तभी जाएगा ना टैक्स लाखों में। तो हमेशा टैक्स जो है वो देने की कोशिश करें, ज़रूर दें, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो। ये नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं जी मेरी कंपनी यूके में है, मैं यूके में टैक्स नहीं देता तो मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। आप अच्छा काम नहीं कर रहे। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं और आप चाहे यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अफ्रीका में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, आपको प्रॉपर टैक्स ज़रूर पे करना चाहिए। मैं शॉर्ट से आपको दोबारा बता देता हूँ। जो इनकम टैक्स है वो आप उस कंट्री में पे करेंगे जहाँ से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी जो सेल्स टैक्स है, वैट है और जो टैक्सेस है इस तरह के, वो आप उसी कंट्री में सेल्स के ऊपर पे करेंगे। प्रॉपरली आप ये काम करने के लिए जब भी आप इस फील्ड में जाएंगे तो आप उस कंट्री में अकाउंटेंट ढूंढेंगे जहाँ पे आपने टैक्स फाइल करना है। इनकम टैक्स के लिए अगर पाकिस्तानी अकाउंट है तो पाकिस्तानी अकाउंटेंट, अगर यूके में है तो यूके का अकाउंटेंट, और हमेशा लोकल अकाउंटेंट हायर करना है आपने, यानी जिस कंट्री में टैक्स पे करना है। आपको अगर पाकिस्तान में कोई बंदा मिल जाता है वो कहता है जी मैं आपके यूके में बड़े अच्छे रिटर्न फाइल कर दूंगा, आपने ये काम नहीं करना। आपने चीज़ों को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रखना है। आपने यूके के अकाउंटेंट से ही करना है, क्योंकि उसको जो पता है वो पाकिस्तानी अकाउंटेंट को नहीं पता, और जो पाकिस्तान के टैक्स मैटर्स का पाकिस्तानी अकाउंटेंट को पता है वो यूके वाले को नहीं पता जो वहाँ पे रहता है। तो हमने रेलिवेंट मार्केट में, रेलिवेंट फील्ड में, रेलिवेंट अकाउंटेंट से रब्ता करना है, वो हमारे रिटर्न्स फाइल कर देगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे कि डील को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। लाइटनिंग डील हो या 7 डे डील हो। हमने वाउचर्स पे तो बात कर ली, हमने सीख भी लिया कि वाउचर किस तरीके से बनता है, लेकिन अब हमने देखना है कि डील को हम किस तरीके से बनाते हैं। प्रोसेस बड़ा ही आसान है। सेलर सेंट्रल पे जाते हैं, उसी तरीके से जहाँ पे पहले वाउचर पे गए थे अभी हम डील पे क्लिक कर देंगे एडवर्टाइजिंग में जाके। बहुत सिंपल चीज़ है। तो हम सिस्टम पे चलते हैं और सिस्टम पे जाके देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सेलर सेंट्रल में अगेन एडवर्टाइजिंग पे ही आएंगे और पहले हमने क्लिक किया था वाउचर्स पे, अब हम करेंगे डील्स पे क्लिक। डील्स पे हमने क्लिक किया तो उसने कहा जी, हमें ऑप्शन दी, हमने कहा जी क्रिएट या न्यू डील। अब यहाँ पे वो कह रहे जी एनी डील टाइप, यहाँ पे हमें सारी ऑप्शन देगा, या वो कहेगा 7 डे डील्स या लाइटनिंग डील्स। अच्छा, हमने कहा जी कोई भी डील, कोई भी डील है तो वो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि जो हमारी ये ऊपर प्रोडक्ट है ये एलिजिबल है 7 डे डील के लिए, नीचे वाली लाइटनिंग डील के लिए, उससे नीचे फिर 7 डे डील, फिर लाइटनिंग डील, 7 डे डील, लाइटनिंग डील। अब हम सिर्फ वही डील लगा सकते हैं जिसके लिए वो एलिजिबल है प्रोडक्ट। हम कहते हैं जी हम 7 डे डील पे जाते हैं, वो कहते हैं जी इसकी जो डील की फीस है वो होगी 50 पाउंड्स और डिस्काउंट पर यूनिट उसने खुद ही हमें सजेस्ट कर दिया कि 2 पाउंड ये मिनिमम है। वो कहते हैं जी मिनिमम आपको इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा तब फायदा है डील का। लाइटनिंग डील अमेज़ॉन अपनी मर्जी से शो कर रहा होता है, मर्जी के टाइम के हिसाब से शो कर रहा होता है। 7 डे डील में आप एक टाइम लिमिट सेट कर लेते हैं। लाइटनिंग डील अमेज़ॉन खुद बताता है कि वो कब कब ऑफर कर रहा है, कब ऑफर नहीं कर रहा। तकरीबन दोनों मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। हमने कहा जी सेलेक्ट, जिस प्रोडक्ट पे उसने हमें रिकमेंड किया था। अब वो कह रहे जी ये डील आपने 7 डे डील कब से कब तक चलानी है। अब ये हमारे पास कोई भी डेट्स आ रही हैं, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये महीना ना हो जो हमारे सामने आ रहा है, लेकिन उसने हमें बता दिया कि जी जून में, जुलाई में, मई में, इस डेट से इस डेट तक चलाएं। हम रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं जी कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। अब इस तरह हमारी डील शो होगी कि हमारी प्राइस है 1349, लेकिन अब आपको मिलेगी 1146 में बायर को, और ब्रैकेट में आ रहा है 15% ऑफ। अब जब हम इस डील को जाके सबमिट करेंगे, आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ये मिनिमम है ना,
आप 20% ऑफ देना चाह रहे हैं, आप दे सकते हैं, आप 25% दे सकते हैं, जो भी करना हो वो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद या हम कहते हैं कि हमने यही डील देनी है, अमेज़ॉन ने एक चीज़ रिकमेंड की, हम कहते हैं कि हम रिकमेंडेड पे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑफ देंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे। हम लोगों का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो 20 से 25% होता है, तो 15 पे दे के ठीक है 5-6% हमें आ जाएगा, हमारे ओवरहेड्स भी हैं, तो चलें ये कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगी प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास सेल वेलोसिटी भी आएगी, रिव्यू भी आएंगे। जैसे ही सबमिट डील पे करेंगे तो ये डील आपकी एक्टिवेट हो जाएगी कुछ देर के बाद। मैं यहाँ पे क्यों नहीं सबमिट कर रहा कि हम अभी इस प्रोडक्ट पे डील नहीं देना चाह रहे, ये हमारा चलता हुआ अकाउंट है, हमने अभी डील नहीं देनी, हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है। तो आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए, और ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले बहुत बार दे चुका हूँ कि अगर आपको ड्राइविंग आती है और लाहौर से फैसलाबाद जाना आता है तो आपको लाहौर से गुजरांवाला भी जाना आना चाहिए। ड्राइविंग आती है ना आपको, आपको रोड का भी पता है। तो ये वही है कि आपने तरीकाकार सीख लिया, अब आपको कहा जाए जी 15% ऑफ लगाएं या 20% लगाएं, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बनेगी। ये बड़ा आसान सा तरीकाकार है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं जाके, अगेन एडवर्टाइजिंग डील्स। अब हम 7 डे डील पे नहीं जाएंगे, क्रिएट अ न्यू डील ये हमने पहले भी क्लिक किया था। अब हम जाते हैं जी लाइटनिंग डील के ऊपर। लाइटनिंग डील, ये नीचे एक ऑप्शन आ रही है, हम इस पे कर लेते हैं जी। हमने इसको सेलेक्ट किया और अगेन उसने हमें विंडोज दे दी कि आप कौन कौन सी विंडो में जाना चाह रहे हैं। विंडो से मुराद के प्राइम डे विंडो में कि सिर्फ प्राइम डे पे शो हो, स्पेसिफिक टाइम पे शो हो। अमेज़ॉन इसको अपने हिसाब से शो करेगा सामने, लेकिन जो हम उसे एक टाइम पीरियड बताएंगे उसके हिसाब से। एक चीज़ हमें यहाँ पे डिफरेंट नज़र आ रही है कि वो कह रहे जी अगर आप कोई भी डे सेलेक्ट करते हैं, कोई भी डेट्स जो ऊपर आ रही हैं, तो अमेज़ॉन हमें चार्ज करेगा 25 पाउंड जो इसकी फीस है। लेकिन अगर आप प्राइम डे पे सेलेक्ट करते हैं तो वो कहेगा मैं 50 पाउंड लूंगा, कि प्राइम डे पे ज़्यादा चांसेस होते हैं सेल्स के, ज़्यादा सेल्स होती है उस दिन, तो अमेज़ॉन हमें उस दिन 50 चार्ज करेगा। हमने कहा जी ठीक है जी, ये प्राइम डे पे चलना चाहिए, जब भी प्राइम डे हो तो हमारी ये डील चल जानी चाहिए। अब उसी तरह ये प्राइम डे पे डील चलेगी, इसकी डील की फ़ी 50 है और 1349 का है तो 1146 का दे रहे हैं, 15% ऑफ है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें वेरिएशंस है, यानी जिसमें साइज़ वेरिएशन है या कलर वेरिएशन है, ये हम लोग प्रॉपर सीख चुके हैं लिस्टिंग में कि वेरिएशन क्या होती है, तो आप किसी एक लिस्टिंग पे भी ये डील दे सकते हैं, पूरी पे भी दे सकते हैं, 2 वेरिएंट्स पे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें से मैं 2 ऑफ कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी इस पे नहीं, या एक ऑफ कर देता हूँ जी, बाकी पे हो जाए। तो जिस तरह भी आप करें, उसके बाद जैसे ही आप सबमिट डील करेंगे तो ये भी आपकी डील सबमिट हो जाएगी, कुछ देर के बाद ये अप्रूव हो जाएगी। मैं इस पे इसलिए नहीं कर रहा कि ये चलता हुआ अकाउंट है और हमें इस पे नहीं करना। आपको तरीका आ गया, अब आप जब चाहें डील भी जनरेट कर सकते हैं और वाउचर भी जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लॉन्च क्या होती है। आप लोग सुनते हैं जी फ्लां किसी प्लाजे की या किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी है, तो आप लोगों को आइडिया तो हो गया लॉन्चिंग सेरेमनी। जब मैंने नाम लिया तो आपको सब पता चल गया कि लॉन्च क्या होता है। फिर भी हम लोग इसको ज़रा आसान अल्फाज में बात करते हैं कि कुछ लोग नए होते हैं, उनको नहीं आइडिया। आप लोग किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, आपके शहर में, आपके इलाके में कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है या कोई नया शॉपिंग मॉल खुलता है, तो हम देखते हैं कि उसके ऐड चलते हैं कि फ़लाँ दिन इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है, यानी फ़लाँ दिन इसकी जो सेल्स हैं वो स्टार्ट होंगी। लॉन्चिंग सेरेमनी से मुराद होता है कि उस दिन ये प्रोडक्ट या ये रेस्टोरेंट पब्लिक के लिए ओपन होगा। उस दिन के बाद से लोग यहाँ पे खाना खा सकेंगे और उस दिन के बाद से अगर कोई शॉप है तो उसकी सेल्स स्टार्ट होंगी। इसको हम कहते हैं लॉन्च। तो जिस तरह पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कोई नई चीज़ बन रही है, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है, इसी तरह जब हम अमेज़ॉन पर कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो हम उसको भी लॉन्च करते हैं। यानी जिस दिन वो हमारे बायर्स के लिए पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है प्रोडक्ट कि आज से वो उसको खरीद सकते हैं, उस दिन को हम कहते हैं कि हमने इसको लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग की मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जिस तरह यहाँ पे होता है, पहले हम किसी फिजिकल बिजनेस की एग्जांपल ले लें
आप देखते हैं लॉन्चिंग सेरेमनी पे वो कहते हैं कि जी 20% डिस्काउंट होगा 3 दिन के लिए, या 50% डिस्काउंट होगा 1 दिन के लिए, या इस पे फलां लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, आप भी जमा हो। यानी वो उसको इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों। बस यही एग्जाम्पल हम सेम फिट करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो जब हमने अमेज़ॉन पे लॉन्च किया तो हमने क्या कर दिया, पीपीसी पे हमने ज़्यादा से पैसे लगा दिए, 200, 300, 500, $1000 लगा दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें कि अच्छा ये नई प्रोडक्ट मार्केट में आई है। अच्छा, कोई बंदा नई प्रोडक्ट मार्केट में क्यों लेगा? हम लॉन्च क्यों करते हैं, लॉन्चिंग सेरेमनी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जाए कि हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब होता क्या है, बाद में तो उसी ने आना है ना, रिपीट कस्टमर तो वो आएगा अगर आपने पहली दफ़ा सर्विस अच्छी दी है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपने लॉन्चिंग सेरेमनी बहुत अच्छी कर दिया तो उसके बाद आपके कस्टमर आएंगे ही आएंगे, आगे तो डिपेंड करेगा सर्विसेज पे। लेकिन हम लॉन्च पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हम लॉन्च पे बेहतरीन पैसा लगाते हैं। पैसा लगाने के बाद हाँ, आगे हम देखते हैं कि ज़ाहिर है अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी होगी, हमारी सर्विसेज अच्छी होंगी तो बायर दोबारा आएगा, अगर अच्छी नहीं होगी तो नहीं आएगा। तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने बहुत पैसे लॉन्चिंग पे लगा दिए तो अब आपकी लिस्टिंग कामयाब हो जाएगी। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लिस्टिंग तो कामयाब होगी आपकी बाकी सर्विसेज के हिसाब से, आपके फीडबैक के हिसाब से, आपके रिव्यूज़ के हिसाब से। ये सारी चीज़ें, फीडबैक और रिव्यू भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे इसमें रैंकिंग स्ट्रेटजीज भी आती हैं कि अब लॉन्च तो आपने कर दी, अब आपने इसको ऊपर कैसे लेके आना है। यानी अगर एक रेस्टोरेंट की हम बात करें, इलाके में नया रेस्टोरेंट तो आ गया, अब बाकियों से बेहतर वो कैसे होगा, वहाँ पे लोग क्यों आएंगे? कोई तो उसके अंदर ऐसी खसूसियत होनी चाहिए ना कि अगर एक रोड पे 5 रेस्टोरेंट्स हैं और 4 पुराने थे, 5वां नया खुला है, तो उसको कुछ नया करना पड़ेगा कि उसके पास लोग आएं। तो अब उस नया करने के लिए वो क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करेगा, इसको हम करते हैं रैंक करना। अमेज़ॉन पर भी अब देखिए, हम कोई भी प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च कर दिया, आपने ग्लास लॉन्च किया, तो आपसे पहले 1000 लोग वो ग्लास बेच रहे हैं, कोई आपसे क्यों खरीदेगा? हाँ, अब आप करेंगे रैंकिंग इसकी। अब आप इसको रैंक करेंगे कीवर्ड्स के हिसाब से। जब आप इसको रैंक कर लेंगे तब ये दूसरों से इस तरह से मुख्तलिफ हो जाएगा कि जब आपकी प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी तो आपके पास सेल वेलोसिटी ज़्यादा आएगी, आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में जिस तरह हमने बात की थी कि हम आगे रैंकिंग सीखेंगे, अब हम रैंकिंग पे बात करेंगे। लॉन्च पे तो हमने बात कर ली कि जी हमने अपनी प्रोडक्ट को पब्लिक कर दिया। अब पब्लिक करने के बाद बाकियों को छोड़ के लोग हमारे पास कैसे आएंगे, इसके लिए हम क्या क्या काम करेंगे, इसके लिए हम जो भी काम करेंगे इसको कहते हैं रैंकिंग। अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना। जिस तरह पाकिस्तान में हम एग्जाम्पल हम कोई भी ले रहे हैं ना, तो हम उसके साथ कोई फिजिकल बिजनेस की एग्जाम्पल भी ले रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से बात समझ आ जाए। अच्छा जी, लॉन्च पे तो हमने कह दिया जी वो पहले 3 दिन का डिस्काउंट दे देगा, अब उसके बाद वो क्या करेगा? अब रैंकिंग के लिए नॉर्मली रेस्टोरेंट्स क्या करेंगे कि वो वहाँ पे अपने बैनर्स वगैरह लगाएंगे, बिल बोर्ड्स लगाएंगे, ताकि जो भी नए आने वाले लोग हैं उनको अट्रैक्ट हो वो, या वो फेसबुक पे स्पॉन्सर ऐड चलाएंगे। जिस तरह आप लोग जो भी फेसबुक यूज़ करते हैं, आप देखते हैं ना, बहुत ऐसे पेजेस हैं जो आपने लाइक नहीं किए हुए लेकिन आपके सामने आ रहे हैं, वो स्पॉन्सर भी साथ लिखा आ रहा है। वो लोग पैसे लगा रहे हैं कि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानी चाहिए। तो वो इस तरह से अपनी मार्केटिंग करके अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आएगा। अच्छा, एक और चीज़, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इस पे भी हम ये प्रॉपर एक टॉपिक है, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, रेस्टोरेंट वाला फिर क्या करेगा? वो करेगा किसी भी इन्फ्लुएंसर से या किसी यूट्यूबर से, किसी फेमस आदमी के साथ वो इंटरव्यू करेगा। वो कहेगा जी आप मेरे रेस्टोरेंट पे आएँ, खाना खाएं, अपना फीडबैक दें, साथ मेरा इंटरव्यू करें। वो इंटरव्यू लोगों तक पहुंचेगा तो लोग कहेंगे अच्छा, ये बंदा अगर कह रहा है कि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ होगा, तो चलें ट्राई करना चाहिए। तो उसकी रीच बढ़ रही है। यही काम हमने करना है अमेज़ॉन के ऊपर। अच्छा, अमेज़ॉन के ऊपर रैंकिंग में हम क्या क्या करेंगे और रैंकिंग अमेज़ॉन पे रैंकिंग क्या होती है? अमेज़ॉन की रैंकिंग ये है कि आपने ग्लास बेच रहे हैं आप, अब आपने ग्लास बेचना शुरू किया तो आपसे पहले के जो लोग बेच रहे हैं पहले पेज पे वो आ रहे हैं ना, amazon.com पे जाएं, वहाँ पे ग्लास लिखें। अब आप ग्लास लिखेंगे तो आपके सामने पहले पेज पे ग्लास आ रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहाँ भी ग्लास आ रहे हैं, अगले पे जाएंगे, आप 50 सफ़ों पे चले जाएं, आपके पास ग्लासेस आते जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या फ़र्क है कि एक बंदा पहले नंबर पे बैठा है और एक बंदा आखिरी सफ़े पे बैठा है, या दूसरे पे बैठा है, या तीसरे पे बैठा है, या चौथे पे बैठा है? तो कुछ तो ऐसा है ना
कोई तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो पहले पेज पे बैठे हैं वो पहले पे ही रह रहे हैं, या किस वजह से वो नीचे चले जाते हैं या ऊपर आ जाते हैं। ये होता है कीवर्ड रिसर्च की गेम होती है सारी। कीवर्ड जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो आप देखते हैं कि किस कीवर्ड को ज्यादा लोग ढूंढते हैं आके। यानी मर्चेंट वर्ड हमें बता देगा कि ग्लास को आके ढूंढते हैं 1 लाख लोग, और ग्लास फॉर वाटर को ढूंढते हैं 50,000 लोग आके। तो हमारी कोशिश होगी हम ग्लास का जो कीवर्ड है वो रैंक करें, इस तरीके से रैंक करें। वो रैंकिंग स्ट्रेटजीज हैं, पीपीसी पे भी आप कीवर्ड के थ्रू रैंक कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू भी हो जाता है, और इसके अलावा कुछ पुराने स्ट्रेटजीज थी मैनी चैट वगैरह के थ्रू, वो भी इन्हीं चीज़ों में आ जाता है कि बायर आके वो वाला कीवर्ड टाइप करके अगर आपकी प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो जिस कीवर्ड पे ज्यादा आपका बायर लेके जा रहा है वो कीवर्ड आपका रैंक हो रहा है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस किस तरीके से फिर हम ये काम कर सकते हैं, बायर को हम किस किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि वो इस कीवर्ड के थ्रू आके हमसे प्रोडक्ट बाय करे। तो जब वो उन कीवर्ड्स के थ्रू आके बाय करेगा जो ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, तो ज्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड पे आपकी सेल ज्यादा आ रही है। जब सेल ज्यादा आ रही है तो आप टॉप स्पॉट पे आ रहे हैं, फिर आप पहले सफ़े पे बैठे हुए हैं, फिर आप दूसरे पे बैठे हुए हैं, फिर आप तीसरे पे बैठे हुए हैं। तो रैंकिंग पे ये बड़ा एक मेन पार्ट है इस पूरे बिजनेस का। अगर आपने रैंकिंग पे फोकस नहीं किया तो आपको कोई फायदा नहीं है बिजनेस करने का, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च तो कर दी, लॉन्च के साथ रैंक बहुत जरूरी है। लॉन्च कर दी, पहले 10 दिन आपके पास ढेरों सेल्स आ गए, उसके बाद आप बैठे हुए हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी मैं ऑर्डर ही नहीं आ रहा। तो ऑर्डर कैसे आएगा? रैंकिंग करेंगे तो ऑर्डर्स आएंगे। आप अपने क्लाइंट को ये बताया करेंगे कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट अच्छी रैंक करके दे सकता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसी तरह अमेज़न पर या वॉलमार्ट पर या ईबे पर वहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं वहाँ के, यानी यूके के या यूएसए के, जहाँ भी आप अमेज़न पे बेच रहे हैं, उनको आप कहेंगे जी आप मेरी प्रोडक्ट का रिव्यू कर दें। अच्छा, वो कैसे करेगा? आप उसे कहेंगे जी आप मेरी प्रोडक्ट बाय करें अमेज़न से, और जब आपके पास मेरी प्रोडक्ट पहुँचे तो आपने उसकी अनबॉक्सिंग करनी है। आपने देखा ना पाकिस्तान में भी लोग वीडियोस बनाते हैं, जी अनबॉक्सिंग हो रही है, जी एक गिफ्ट आया मुझे, मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। बेसिकली वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही होती है। अब जब उसने उसका रिव्यू दे दिया तो उसको देख के, उसकी वीडियो को देख के और उसके रिव्यूज को देख के आपके पास नए ऑर्डर्स आएंगे। इस तरह डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करके हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, टॉप स्पॉट पे ऊपर लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने सीखा है लॉन्च और रैंक। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लॉन्चिंग क्या है और रैंकिंग क्या है। लॉन्चिंग ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट जिस दिन सेल के लिए पेश किया उस दिन एक सेरेमनी की है। अगर कोई फिजिकल बिजनेस है, तो अमेज़न का बिजनेस है, तो आप उसको प्रॉपर सेल के लिए पेश कर रहे हैं, लॉन्च हो गई। रैंकिंग ये होगी कि जी आपने अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे लेके आने, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया इस पे। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक फ़र्क अपने जहन में बिठा लें, बिल्कुल बेसिक सा। लॉन्च एक दफ़ा होती है, रैंकिंग बार बार चलती रहती है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। लॉन्चिंग सेरेमनी, आपने कभी सुना है कि लॉन्चिंग सेरेमनी बार बार हो रही हो किसी बिजनेस की? लॉन्च कोई भी प्रोडक्ट एक दफ़ा होती है। हाँ, कुछ केसेस में, स्वेयर केसेस में, कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही फेल हो गई या हमने नई स्ट्रेटजीज उसमें यूज़ की हैं, उस प्रोडक्ट पे हमने मेहनत की है, उसके कोई नेगेटिव रिव्यूज़ थे, नेगेटिव फीडबैक्स थे, वो हमने ठीक करवाए हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक प्रोडक्ट, हमने ग्लास बेचना शुरू किया। अब वो ग्लास जो था हमारा, उस पर नेगेटिव रिव्यूज़ इतने ज़्यादा आए कि जी ग्लास टूट जाता है, जी ग्लास टूटा हुआ मिलता है हमें। हमने चेक किया, हमें पता चला कि हमने ग्लास का जो मटीरियल है वो अच्छा नहीं यूज़ किया, हमारे सप्लायर ने अच्छा नहीं यूज़ किया। हमने अब अपने सप्लायर को कहा कि भाई इसको इम्प्रूव करो, इसमें अच्छा ग्लास लगाओ और इसकी पैकिंग अच्छी करो, ये टूट क्यों जाता है, इसके ऊपर फ्रेजाइल का स्टिकर लगाओ, इसकी पैकिंग अच्छी करके इसको दें ताकि ये जाते हुए ना टूटे। क्योंकि ऑनलाइन जब एक बंदा बाय कर रहा है तो उसको तो डिलीवरी पोस्ट के थ्रू होनी है ना, तो पैकिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, अंदर कोई फॉर्म वगैरह लगा होना चाहिए, फ्रेजाइल लिखा होना चाहिए कि ग्लास टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हमने ये सारी मेहनत करके, सारी चीज़ें बेहतर करके, हाँ, फिर हम दोबारा इसको लॉन्च करते हैं एक दफ़ा फिर हम इसको मार्केट में पेश करते हैं कि जी पहले ये मसाइल थे, अब हमने ख़त्म कर दिए, आइए हम इसको रीलॉन्च कर रहे हैं। तो रीलॉन्च बहुत कम केसेस में होता है। नॉर्मली आप एक ही दफ़ा अच्छी सी मेहनत करके, आप हंटिंग पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप सोर्सिंग पे पूरी कर लेते हैं, आप पैकेजिंग पे पूरी मेहनत कर लेते हैं,
आप पिक्चर्स पे पूरी मेहनत कर लेते हैं, आप कंटेंट पे पूरी मेहनत कर लेते हैं। जब आपने सारी मेहनत कर ली तो लॉन्च आपने एक दफा कर दी। अब रैंकिंग आपकी बार बार होती रहती है, क्योंकि रैंकिंग डिस्टर्ब भी हो जाती है। अगर आज आप ग्लास लिखते हैं अमेज़न पे और पहले पेज पे पहले नंबर पे जो बंदा बैठा है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा वो पहले पेज पे बैठा रहेगा। जब आप एज अ वीए काम कर रहे होते हैं, शुरू में तो आप टॉप स्पॉट पे ले आएंगे ना, पूरी मेहनत करके ले आएंगे, लेकिन असल काम क्या है, टॉप स्पॉट पे सस्टेन रहना। सस्टेन अगर नहीं है तो टॉप स्पॉट पे लाने को तो कोई भी बंदा ले आएगा। 5 दिन में कोई भी प्रोडक्ट हो, जीरो प्रोडक्ट भी हो, फुल मार्केटिंग में पैसा लगाएं, एक दफा टॉप पे आ जाएंगे, लेकिन टॉप पे आप रहेंगे नहीं ना। टॉप पे रहने के लिए अब आपको जरूरी है रैंकिंग स्ट्रेटजीज, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो अच्छा, लोग नीचे क्यों आ जाते हैं, पहले पेज पे बैठे नीचे क्यों आ जाते हैं? मैंने आपको वजह बता दी, ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज की वजह से, ज्यादा नेगेटिव फीडबैक्स की वजह से, या एक और भी बड़ी वजह हो सकती है कि जो नीचे लोग बैठे हुए हैं पहले पेज पे, नीचे या दूसरे पे, उन्होंने मार्केटिंग पे इतना पैसा लगाया कि वो ऊपर आ गए। अब जो इस पहले नंबर पे बैठा है, इसको भी उनके बराबर पैसा लगाना पड़ेगा। आप देखिए, बाज़ दफ़ा अमेज़न आपको सजेस्ट कर रहा होता है एड बजट कि जी आपका बजट एक दिन का $20 होना चाहिए, और कभी अमेज़न आपको सजेस्ट कर रहा होगा $10 सेम प्रोडक्ट पे। ऐसा क्यों होगा? जब अमेज़न आपको 20 सजेस्ट कर रहा है ना, बेसिकली उन दिनों में उस वक्त सारे लोग ही $20 डेली का लगा रहे हैं। तो अमेज़न आपको बता रहा है कि आजकल सब लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हैं पीपीसी पे, आपको भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। और जब आप देखते हैं कि जी अब सारे लोग कम पैसा लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिसमस सीजन है या कोई ऐसा सीजन है जो पीक सीजन है, जिस पे प्रोडक्ट्स वैसे ही इतनी बिक रही हैं कि लोग मार्केटिंग बजट अपना लो कर देते हैं। लोग कहते हैं जी वैसे ही इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, मार्केटिंग में हम क्यों पैसे लगाएं। और फिर या उस केसेस में भी होता है कि कोई प्रोडक्ट पीछे से ही शॉर्ट हो गया, सप्लायर के पास शॉर्ट हो गई प्रोडक्ट। अब जब सप्लायर के पास शॉर्ट हो गई है तो ऑफकोर्स सारे सेलर्स के पास भी शॉर्ट हो गई है। अब वो कहते हैं जी अगर हम रैंकिंग पे पैसे लगाएं, 4 दिन में हमारी प्रोडक्ट बिक के खत्म हो जाएगी, हम उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे। तो बेहतर है कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं। जब प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही है सप्लायर से, तो ये 4 दिन के बजाय ये हमारी प्रोडक्ट 40 दिन में खत्म होनी चाहिए, डेली के कम ऑर्डर आने चाहिए। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है ना, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक जाना ये बड़ा नुकसानदेह होता है। ये मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि आउट ऑफ स्टॉक जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हम आउट ऑफ स्टॉक ना जाएं, हम मार्केटिंग का पैसा कम कर दें, या हम प्राइस इंक्रीज कर दें कि सेल कम हो। ये हम जानबूझ के करते हैं कि कम सेल हो, ताकि जो प्रोडक्ट 4 दिन में खत्म होनी है वो चले कुछ ज्यादा दिन निकाल जाए। रैंकिंग स्ट्रेटजीज आपको हमेशा अप्लाई करते रहना पड़ता है। अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे, आपकी प्रोडक्ट एक दफा टॉप पे आ गए, उसके बाद फेल हो जाएंगे आपके सारे पैसे जाया हो जाएंगे जो आपने मार्केटिंग पे लगाए होंगे। तो आपने अपने क्लाइंट को हमेशा ये बताना है कि जी रैंकिंग स्ट्रेटजीज पे हमने हमेशा चलते रहना है, पीपीसी पे हमने हमेशा काम करना है, पीपीसी हमने कभी बंद नहीं करनी है, जितनी मर्जी सेल वेलोसिटी अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर आपने पीपीसी बंद कर दी, जो दूसरे लोग पीपीसी चला रहे हैं, स्पॉन्सर एड चला रहे हैं ग्लास वाले, वो ऊपर आ जाएंगे, आप नीचे चले जाएंगे, फिर आपको उनसे डबल पैसे लगा के ऊपर आना पड़ेगा। ये मार्केटिंग है ना। अच्छा, इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये कोर्स कर रहे हैं, आपको इसमें कोई परेशानी की बात नहीं कि पैसे ज्यादा लग रहे हैं। पैसे क्लाइंट के लग रहे हैं, और क्लाइंट के इसलिए लग रहे हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं, उसने कल को एसेट बनाना है। क्लाइंट को पता है कि मेरा पैसा लगेगा, तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें। क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड होगा, क्लाइंट का डेबिट कार्ड होगा, क्लाइंट के पैसे लग रहे हैं, आपने उस पैसे को सही तरीके से लगाना है। ये आपका काम है। आपका काम इस सारे सिनेरियो के अंदर, आपकी जिम्मेदारी ये है कि उसके पैसे जाया नहीं होने चाहिए। वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, उसने आपको अपना कार्ड दे दिया, बजट दे दिया कि जितना बजट लगाना है, अब आपने वो बजट जिम्मेदारी से लगाना है, पीपीसी की वीडियोस प्रॉपर सीख के लगाना है। इस तरह ऑटो पे चला के नहीं बैठ जाना, क्योंकि इससे सिर्फ आपका पैसा नहीं जुड़ा हुआ, इससे पाकिस्तान का इमेज भी जुड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे पीपीसी के ऊपर, पीपीसी लॉन्च के ऊपर। पीपीसी पे हम ऑलरेडी कंप्लीट सीख चुके हैं कि मैनुअल पीपीसी कैसे चलानी है, ऑटो कैसे चलानी है, पीपीसी लॉन्च क्या होती है। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि लॉन्च क्या होती है। आप कोई भी नया बिजनेस, कोई भी नया कारोबार, नई शॉप है, नया रेस्टोरेंट है, जब आप उसकी ओपनिंग करते हैं तो हम कहते हैं ये इसकी लॉन्च है, यानी अब ये पब्लिक के लिए ओपन है। हमने इसको मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको बेचने के लिए पेश कर दिया है, कोई रेस्टोरेंट है तो वो ओपन कर दिया कि पब्लिक आ सके। और आपने देखा होगा कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी शॉप का, रेस्टोरेंट का जब ओपनिंग डे होता है तो कुछ स्पेशल तैयारी की जाती है।
स्पेशल को लाइटिंग वगैरह होती है, कुछ डिस्काउंट्स होते हैं कि जी पहले 3 दिन ये डिस्काउंट चलेगा, कुछ स्पेशल ऑफर्स दी जाती हैं। तो बेसिकली ये उसकी लॉन्च होती है कि जी हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। जब हम अमेजोन की बात करते हैं, लॉन्च में डिफरेंट तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चंद साल पहले की बात करें तो हम लोग लॉन्च करते थे गिव अवेज के थ्रू, कोपन्स के थ्रू, डिस्काउंटेड कोपन्स वगैरह देने कि जी आप ये 90% ऑफ पे ले लें या आप फ्री में ले लें, हमें रिव्यूज़ दे दें। इस तरह के लोग तरीके इस्तेमाल करते थे। अब हम क्या करते हैं, हम ये लॉन्च करते हैं पीपीसी के थ्रू। तो पीपीसी लॉन्च में क्या होता है कि हम स्पॉन्सर ऐड चलाते हैं, स्पॉन्सर ऐड चला के बायर को अट्रैक्ट करते हैं और हम पीपीसी के थ्रू ही अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर लेते हैं पहले पेज पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जी अगर हम पहले वो तरीके इस्तेमाल करते थे, अब क्यों नहीं करते? कुछ तरीके ऐसे हैं जो अमेजोन टाइम टू टाइम अपने रूल चेंज करता रहता है। अमेजोन ने कहा जी अब ये नहीं, इस तरीके से आप लॉन्च नहीं कर सकते, आप कोई और रास्ता देखें। तो हमने कहा जी ठीक है, हम पीपीसी के थ्रू लॉन्च करेंगे। पीपीसी के थ्रू ऐड चला के बायर को अट्रैक्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे किस चीज़ पे गौर करना है, क्या ऐसी चीज़ है जिसका हमने ख्याल रखना है पीपीसी के लॉन्च में? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट अगर लोगों की ख़राब भी होती थी ना, वो गिव अवेज करके फ्री में दे के या 90% डिस्काउंट पे दे के इतने अच्छे सारे रिव्यूज़ इकट्ठे कर लेते थे और उसके बाद फिर भी वो प्रोडक्ट चलती रहती थी क्योंकि रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ जाते थे। फिर उसको ख़राब होते होते भी टाइम लगता था। अच्छा, फ़र्क क्या है? बहुत अच्छे रिव्यूज़ क्यों आ जाते थे अगर प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती थी? भाई देखें, जब एक 100 वाली प्रोडक्ट $100 वाली आपको $10 में मिलेगी, आपको भी पता होगा अच्छा कोई नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें खराबी आ भी गई है, मसला नहीं है। लेकिन जब आप 100 वाली चीज़ 100 में बेच रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स बायर उसको ज़्यादा गौर से देखेगा। अब वो आपको बिला वजह पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे देगा, अब वो देखेगा उसके पैसे लगे हुए। अगर आपने उसे फ्री में दिया या 90% ऑफ पे दिया और आपने कहा मुझे अच्छा रिव्यू दे दें, तो वो दे देगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपको ख्याल करना होगा, प्रोडक्ट को प्रॉपर इवेल्युएट करना होगा, कंपेटिटर का सैंपल कॉल करना होगा, फिर अपना सैंपल कॉल करना होगा। कॉल से मुराद ये कि मंगवाना होगा ना सप्लायर से। फिर उनको आपस में देखना कि कहाँ पे मसला है, ये ठीक है, इसमें ख़राबी है। सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के बाद हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ये भी आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि पीपीसी सेल्स का मतलब है कि ये आपके ऑर्गेनिक सेल्स शुमार होती हैं। अमेजोन की नज़र में वो ठीक है, हम अलग से पोर्शन बनाते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक इतनी आई, पीपीसी पे इतने पैसे लगे, इतनी सेल्स आई, वो हमारे इंटरनल डाटा होता है। लेकिन अमेजोन इसको ऑर्गेनिक सेल ही कंसीडर करता है कि हमने ऐड चला के बायर को अट्रैक्ट किया और अपनी प्रोडक्ट पे लेके आए, उसने परचेज कर लिया। अब अगर हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी तो अब जिसने $10 या $20 लगाए वो हमें नेगेटिव रिव्यू देगा। नेगेटिव रिव्यू ज़्यादा देगा तो उसके बाद नई नई प्रोडक्ट है, शुरू के नेगेटिव रिव्यूज़ आ जाएंगे ज़्यादा, तो नया आने वाला बायर नहीं लेगा। तो इस चीज़ को हमने हमेशा ख्याल रखना है, हमेशा मद्देनजर रखना है कि हमने प्रोडक्ट जब लेके आनी है तो वो अच्छी क्वालिटी की लेके आनी है, रिव्यूज़ अच्छे हों, कस्टमर सपोर्ट अच्छी हो। अगर FBM मॉडल है तो, अगर FBA है, फुलफिल बाय अमेजोन है, तो कस्टमर सपोर्ट का हमसे ताल्लुक ही नहीं है। फिर भी कभी कभी हमें भी मैसेज आ जाता है, अमेजोन के इंटरनल मैसेज आता है जो कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करना होता है। बहुत कम आते हैं मैसेजेस, ज़्यादा मैसेजेस अमेजोन को ही आते हैं, रिटर्न अमेजोन हैंडल करता है। अगर लेट हो रहा है तो अमेजोन जिम्मेदार है, तो हमारे लिए इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता इसमें। लेकिन FBM मॉडल में हमने कस्टमर सपोर्ट पे पूरा फोकस करना होता है। हम लोग जब बात ही अमेजोन FBA की करते हैं तो मैं FBM की बात क्यों कर रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, फीडबैक की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप जब एज अ VA काम करेंगे आपको कोई भी क्लाइंट मिल सकता है। क्योंकि ये USA में रहने वाला एक बंदा जिसका वेयर हाउस है, सामान बेच रहा है, वो आपको हायर कर लेते हैं, जी आप हैं, आपकी टीम में, ये ले मेरा सारा अकाउंट आप हैंडल करें पाकिस्तान में बैठ के। अब आप क्या करेंगे, पाकिस्तान में बैठ कर उसके FBM के अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, शिप तो वही कर रहा है, लेकिन उसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, उसके रिव्यूज़ देखने, फीडबैक गलत आ गया है, रिटर्न रिफंड मैनेज करने, हैंडल करना अकाउंट, वो तो आप कर रहे हैं यहाँ बैठ के। जब हमने सर्विसेज देनी है एज अ VA, जब आपने सर्विसेज देनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको FBA क्लाइंट ही मिलेगा, आपको FBM का भी मिल सकता है, आपको FBA होलसेल का भी मिल सकता है, आपको प्राइवेट लेबल का, ड्रॉप शिपिंग का, मल्टीपल क्लाइंट आपको मिलेंगे। तो हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज़ मिल रही है कि आपको कहीं से भी क्लाइंट ग्रैब करने का मौका मिलता है, तो आप ये ना कहें कि ये काम तो मुझे आता नहीं है, ये काम तो मैंने सीखा नहीं है। तो इसलिए आपको FBM पे भी पूरा अबूर होना चाहिए, FBA पे भी होना चाहिए। FBM में तो काम कोई इतना मुश्किल या कोई अलग से काम नहीं है, वही चीज़ें हैं। हाँ, कस्टमर सपोर्ट उसमें आपने खुद हैंडल करनी होती है, रिटर्न रिफंड्स आपने खुद मैनेज करनी होती है। FBM में वो अमेजोन कर रहा होता है, इतना सा डिफरेंस होता है। बाकी आपने लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, PPC कैसे चलानी है, लॉन्च जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, PPC लॉन्च की, लॉन्च FBM हो या FBA हो, दोनों सूरतों में PPC लॉन्च बिल्कुल सेम है। यही डिफरेंस है ना कि FBA में अमेजोन भेज रहा है, FBM में आप खुद भेज रहे हैं।
या जो भी आपका क्लाइंट है उसका अपना वेयर हाउस है या अपने घर से भेज रहा है, यही डिफरेंस है। पीपीसी लॉन्च में कोई डिफरेंस नहीं है। ये ज़रूर डिफरेंस है कि एफपीए को अमेजोन हमेशा थोड़ी वेटेज देता है। जो लोग अमेजोन को इस्तेमाल करते हैं, अमेजोन का वेयर हाउस यूज़ करते हैं, एफबीए करते हैं, फुलफिल्ड बाय अमेजोन करते हैं, अमेजोन वेटेज देता है, थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डर देता है उस 30% ऑन एन एवरेज। अगर एक नॉर्मल को 10 आ रहे हैं तो उसको 13 आ जाएंगे, 30% एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाएंगे। ये बेनिफिट ज़रूर होता है। लेकिन पीपीसी लॉन्च, पीपीसी चलानी, वो सब तो सेम होता है प्रोसीजर। तो जब आपको पीपीसी चलानी आ गई, आपने सीख लिया, आपको लॉन्च का पता चल गया पीपीसी लॉन्च का, अब आप एफपीएम में करें या एफपीए में करें या होलसेल में करें, तो होलसेल में तो आप पीपीसी वगैरह चलाते ही नहीं है, क्योंकि आप ब्रांड की लिस्टिंग पे जाके कर रहे होते हैं। तो पीपीसी लॉन्च नॉर्मली जो हमारी इस्तेमाल होगी वो होगी प्राइवेट लेबल में, वो चाहे एफपीएम हो या एफपीए हो, दोनों सूरतों में पीपीसी लॉन्च सेम तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे और बात करेंगे अमेजोन फीडबैक के बारे में। एक चीज़ होती है रिव्यू, मैं आपको भी सिस्टम पे लेके जाऊंगा, मैं आपको वहां जाके दिखाऊंगा कि रिव्यू क्या होता है, फीडबैक क्या होता है। फिर हम बात करेंगे फीडबैक के ऊपर ही। फीडबैक, अगर हम आसान अल्फाज में रिव्यू और फीडबैक का फ़र्क समझ लें। आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां से जाके आप आइसक्रीम खाते हैं और आके आप कहते हैं जी शॉपिंग मॉल बहुत ज़बरदस्त, बहुत साफ़ सुथरा था, लेकिन जो आइसक्रीम खाई थी वो मज़े की नहीं थी। तो आपने फीडबैक तो अच्छा दिया, रिव्यू गलत दिया। यानी रिव्यू होता है प्रोडक्ट का और फीडबैक होता है ओवरऑल एनवायरनमेंट का, सर्विस का, कस्टमर सपोर्ट कैसी थी, सफाई कैसी थी। अब ये तो अमेजोन है, ये तो ऑनलाइन है, यहाँ पे हम फिजिकली तो नहीं बता सकते जी वेयर हाउस में सफाई कैसी थी, लाइटिंग कैसी थी। तो हमने बात करनी है कि कस्टमर सपोर्ट कैसी थी, ऑर्डर टाइम पे मिला, कोई मसला तो नहीं आया। हम लोग देखेंगे कि फीडबैक कहाँ पे होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंट हेल्थ के हवाले से। जब हम एफबीए की बात करते हैं, फुलफिल्ड बाय अमेजोन की, तो फीडबैक हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट, रिटर्न, रिफंड, टाइम पे जा रहा है, गलत प्रोडक्ट गई है, ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं अमेजोन की, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए वो जिम्मेदारी भी अमेजोन लेता है। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आता भी है तो अमेजोन उस पर एक लाइन लगा के नीचे लिख देता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज फुलफिल्ड बाय अमेजोन एंड वी टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस प्रोडक्ट। इस किस्म की कोई भी वर्डिंग लिख देता है, जिसका मतलब होता है कि अमेजोन कहता है जी मैं जिम्मेदार हूँ, ये जो सेलर है इसका कसूर नहीं है। तो फिर हमारे अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट नहीं होती। लेकिन एफबीएम मॉडल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है कि मुझे गलत फीडबैक ना आ जाए। कस्टमर कहे जी मैं 2 दिन से ईमेल कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं आ रही, मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं पिक हो रही, या कहे जी मैंने कॉल की थी, मुझे तो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। अभी हम सिस्टम पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ फीडबैक कहाँ पे शो होता है। एज अ बायर फीडबैक कहाँ पे शो होता है और सेलर सेंट्रल में फीडबैक कहाँ पे शो होता है। और अगर कोई बंदा फीडबैक में रिव्यू दे दे तो उसको रिमूव कैसे करवाना है, ये इमीडिएटली रिमूव होता है। यानी एक बंदा फीडबैक में आके लिख देता है जी प्रोडक्ट की फिलिंग अच्छी नहीं थी, तो हम अमेजोन को कहते हैं जी ये तो रिव्यू है, इसको रिव्यू में होना चाहिए था, इसने फीडबैक में दे दिया, इसको रिमूव कर दें। तो अमेजोन उसको रिमूव कर देता है। हम सिस्टम पे चलते हैं और प्रैक्टिकली जाके देखते हैं कि ये क्या होता है और कैसे होता है। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे आके हमने देखा कि किसी भी प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे नाम लिखा, वीपिलो लिखा, एंटर किया, तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस आई हैं इनमें से हमने किसी पे भी क्लिक कर दिया। अब जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास इसका जो नया पेज खुला, उसके अंदर हमारे पास सामने रिव्यूज शो हो रहे होते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे ये आ रहे हैं, ये 190 रेटिंग्स, ये आपके सामने सर्कल हो रहा है, ये इसके रिव्यूज हैं। और फीडबैक आएगा, ये डिस्पैचेस फ्रॉम सोल्ड बाय, ये नीचे कंपनी का नाम आ रहा है, मैं वो नाम आपके सामने नहीं लूंगा। और यहाँ पे हमारे सामने ये फीडबैक शो हो रहा है। अच्छा, अब हम सेलर सेंट्रल में फीडबैक कहाँ पे देखेंगे? सेलर सेंट्रल में हम लोग जाएंगे यहाँ पे, सेलर सेंट्रल में सिंपली परफॉर्मेंस पे, और परफॉर्मेंस पे जाके हम जाएंगे फीडबैक के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास ये फीडबैक यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे हमने देखा कि 100% पॉजिटिव है, 90 डेज में भी, 365 डेज में भी, लाइफ टाइम भी, क्योंकि ये एफबीए हो रहा है इस प्रोडक्ट पे। अब एफबीए हो रहा है तो ज़ाहिर नेगेटिव फीडबैक हमें नहीं आएगा, अगर आएगा तो हमने रिमूव करवा लिया होगा, हम इसको फौरी तौर पे रिमूव करवा लेते हैं। कैसे करवाते हैं? अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव या न्यूट्रल फीडबैक होता तो हम अमेजोन को कहते कि जी देखें ये तो आपकी गलती है, हम अमेजोन के साथ केस खोलते वो उसको रिमूव कर देते। अगर किसी बंदे ने रिव्यू यहाँ पे दे दिया होता, कोई बंदा यहाँ पे लिख देता जी बैड मटेरियल,
तो ये जो हमारे सामने एरो का निशान आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिमूवल की ऑप्शन आ रही है। रिक्वेस्ट रिमूवल का मतलब है कि हम अमेज़न को कहेंगे इसको रिमूव कर दें। ये तो हम नहीं करवाएंगे, ये तो 5 स्टार है। अगर 3 या 2 या 1 स्टार होगा तो हम रिक्वेस्ट रिमूवल करेंगे कि जी ये रिव्यू है, इसने फीडबैक में दे दिया, अमेज़न उसको इमीडिएटली रिमूव कर देगा। तो हमने अपनी अकाउंट हेल्थ अच्छी रखनी होती है। फीडबैक को हम देखते रहते हैं कि जहाँ भी हम देखें कि ये बिला वजह के फीडबैक नेगेटिव हो गए हैं, तो हम 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद बैठेंगे, यहाँ पे देखेंगे, रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करके रिमूव करवा देंगे। और एक ऑप्शन है पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई। अगर कोई ऐसी चीज़ है, FPM है जिसमें हमारी गलती है, तो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आ रही होगी जब नेगेटिव या न्यूट्रल होगा कि कॉन्टैक्ट कस्टमर, इन दो के साथ एक और ऑप्शन आ रही होगी। हम कस्टमर को कॉन्टैक्ट कर लेंगे और उससे हम कह देंगे जी ये बिल्कुल हमारी गलती है, हम आपको रिप्लेस कर देते हैं प्रोडक्ट या इसको कंपनसेट करते हैं, कोई भी उसे ऑफर करेंगे तो हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना ये फीडबैक प्लीज़ चेंज कर दें, इसको 5 स्टार में कर दें या रिमूव कर दें। तो वो इसको कर देगा या नहीं करेगा, ये तो उसकी मर्जी पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे इस हवाले से कि हम ये फीडबैक अपना रिमूव करवा सकें। तो ये बड़ा आसान सा था, सिंपल सा था। फीडबैक और रिव्यू का फ़र्क भी आपको बता दिया, फीडबैक का भी बता दिया। एवरी 2 वीक्स आप बैठ के देख लेंगे और आप इसको कर लेंगे। और ये पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई जो आ रहा है, ये यही है कि अगर आपकी गलती ऐसी है, बायर भी नहीं मान रहा मतलब रिमूव करने पे, तो आप इस पे एक रिप्लाई कर देंगे। जहाँ पे ये फीडबैक आ रहा है इसके नीचे आपका रिप्लाई आ रहा होगा, ताकि बाकी आने वाले बायर्स देखें कि अच्छा इसको नेगेटिव फीडबैक आया था तो इसने उसको रिस्पॉन्स किया, इसने कहा कि नहीं जी ये बायर की गलती है या मेरी गलती थी या रास्ते में लॉजिस्टिक्स की वजह से कोई देर हो गई, कोई मसला हो गया। तो यहाँ पे आप अपना पब्लिक कमेंट, जिस तरह आप फेसबुक पे किसी भी कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो इस कमेंट के नीचे आपका रिप्लाई शो हो जाएगा। आप अपनी कोई भी वजाहत दे सकेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। नेगेटिव फीडबैक के नीचे अगर आप दें, दूसरे आने वाले लोग देखेंगे कि ये अपने कस्टमर की फीडबैक को वैल्यू करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसका रिप्लाई भी करते हैं। हालांकि अगर आप कोई 2-3 हज़ार आपके फीडबैक हैं, 3, 4, 5, 6, 10 नेगेटिव हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको अकाउंट हेल्थ अफेक्ट नहीं होती है। तो ये एक अच्छा जेस्चर होता है। आपका दूसरा बायर जो है वो इससे अट्रैक्ट होता है कि ये वैल्यू करते हैं, ये फीडबैक को देखते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं।